गुड इवनिंग सभी को। आई होप गुड इवनिंग पिछले सर। 3-4 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया होगा। हम लोगों ने 2-3 टास्क बताए थे आप लोगों को। एनईपी के बारे में बताया था और अदर स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, यस सर। उसमें हरियाणा का भी और इंडिया का भी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। पूजा मैम, आप पित्रादोरा से क्या समझते हैं? सर पिटाडूरा जो मुगल पीरियड में आया था, स्पेशली जहांगीर के पीरियड में। पिटाडूरा एक ओके। तरीके की ऐसी आर्ट स्टाइल है जिसमें जो अलग अलग कलर के जो पत्थर होते हैं उनको डिजाइन ओके। के तरीके से पिरोया जाता है, पेस्टिंग करके। और इसको हम स्पेशली ताजमहल में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओके। यस सर। जो केरल के ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्यों? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ओके। हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में आप जी बता सर। सकते हैं पतन के क्या कारण थे? सर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि खास तौर पे इतिहासकारों में इसके बारे में विवाद है। जैसे कि नदियां जो हैं, स्पेशली वहाँ के, जैसे एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा डेवलप था, इसीलिए ही वहाँ पर अर्बनाइजेशन आया। और जो नदियां हैं उनका रुख बदल देना, जैसे कि लैम्ब्रिक जी का कहना है। इसके अलावा सर, जैसे एनसीईआरटी में स्पेशली बताया है कि जो डेड लेन के बारे में जो व्हीलर सर का कहना है कि इसको आर्यों के आक्रमण के साथ जोड़कर देखा गया है। लेकिन जीएफ डेल्स ने मिथिकल मैसेकर के बारे में साफ साफ कहते हुए कहा है कि ये आर्यों के आक्रमण किसी भी तरीके से नजर नहीं आता है। इसी तरीके से सर रोमिला थापर जी कहती हैं, अ, सर मैं इस चीज के बारे में क्लियर नहीं हूँ, रोमिला थापर हैं या डीडी कोशाम्बी हैं जिन्होंने इसको ओके। रक्तहीनता से जोड़ा है। इसके अलावा फेयर सर्विस ने इनको जो है जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। और इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने सर इसको अलग अलग तरीके से देखा है। अलग अलग, जैसे कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो से बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं। तो सर रीजनल लेवल पे अलग अलग रीजंस को देखा गया है। तो और इसीलिए ही, मतलब अलग अलग रीजन जब हमें मिलते हैं तो कलेक्टिव वे में हम ये नहीं कह पाते हैं कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता किसी एक कारण से पतनोन्मुख हो गई होगी। ओके। इसी सर। अरिका मेडू के बारे में क्या समझते हैं? अरिका मेडू सर दक्षिण दक्षिण पूर्वी तट पे, इस दक्षिणी भाग पर हम लोगों को एक पोर्ट देखने को मिलता है जिसे पुहार के नाम से भी जाना जाता है। रोमन ओके। सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य हमें वहां मिलते हैं। और रोम के साथ में जो काफी अच्छा खासा व्यापार जो है हमें गुप्ता पीरियड या उसे थोड़ी पहले तक देखने को मिलता है, उसके बहुत सारे साक्ष्य हमें अरिका मेडू से मिलते हैं। जैसे कि कांच के साक्ष्य या कुछ इस तरीके की घाट बनाए गए थे, जैसे कि वस्त्रों वस्त्रों से रिलेटेड। और बाकी कुछ और कॉइन्स भी हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से रोमन एम्पायर से जुड़े हुए ट्रेड के साक्ष्य को हम कॉइन्स के रूप में भी देखते हैं, जैसे कि जो कुषाण एम्पायर ने कॉइन्स को अडॉप्ट किया था उन चीजों को लेकर के। और सर जैसे रोमन एम्पायर जब पतनोन्मुख हो गया तो उसके बाद से ही हमें रोमन एम्पायर से जुड़े हुए साक्ष्य भी वहां पर प्राप्त नहीं होते हैं, खासतौर पे हून एम्पायर, हून इन्वेजन के ओके बाद से। ओके 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 ओके, ठीक है। जी सर। मैडम आप एक बात बताइए कि हिटलर के बारे में सब लोग गलत ही बताते हैं कि ऐसा आदमी था, ऐसा आदमी था। क्या आप हिटलर के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं? सर वैसे स्पेशली मैंने जर्मनी वाला हिस्ट्री वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है और मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा कमजोर है। लेकिन उस पे, लेकिन वैसे सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हर इंसान में कुछ प्लस पॉइंट तो होते हैं, ऑब्वियस उसमें भी हुए होंगे। और सर उन्होंने अपने एम्पायर को मजबूत और सशक्त करने के लिए इस तरीके की नीतियां अपनाई होंगी। और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से तो बहुत सारी रीजंस हम जानते हैं। तो सर ज्यादा तो मैं इसके बारे में सर मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी सर। लेकिन ओके, मैं आप इसके तो बारे में जरूर नहीं पता। पढ़ूंगी सर।
यस यस, ठीक है अशोक। एक बात बताओ आप, जी सर। हरिबंगा के बारे में आप क्या जानते हो? सॉरी सर। हरिबंगा सर मैं हरी नहीं जानती इसके बारे में, या हाल फिर में सर चर्चाओं शायद में मेरे रहा को था। अभी माइंड, सर शायद माइंड में मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा सुना सुना सा लग रहा है सर, लेकिन माइंड में ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है कि ओके। शायद स्ट्रेस की वजह से। सरस्वती नदी का सॉरी सर। नदी के बारे में कौन सी इतिहासकार ने थोड़ा विस्तार से लिखा है, जिसको थोड़े दिन पहले पद्म अवार्डों से भी सम्मानित किया गया था? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे। ओके। भारतीय इतिहास में बीबी लाल का योगदान बता सकते हो आप कुछ? जी सर, बीबी लाल ने कालीबंगा का अन्वेषण किया था, और इसके अलावा महाभारत के बारे में भी उन्होंने काफी एक्सकेवेशन किया था। एनसीईआरटी में भी स्पेशली उसके बारे में लिखा क्या गया है। कालीबंगा से पेड़ के तनों को खोखला करके नालियां बनाने के साक्ष्य मिले हैं, हाँ या ना? मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके। तो आप ये बताओ, आपको आपकी पोस्टिंग मेवात में कर दी जाती है, और मेवात का लिटरेसी रेट आपको पता है कि बहुत कम है, तो इसका जी कोई मुख्य कारण बता सकते हो आप क्या है? सर, लिटरेसी रेट चाहे मेवात हो चाहे कोई भी जगह हो सर, मतलब स्पेशली हरियाणा में लिटरेसी। मेवात का सबसे कम है, तो इसका कोई मुख्य रीजन बता सकते हो? इसको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे वहां, अगर आपको कार्यरत कर दिया जाता है? सर मैं तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा जोर दे के कोशिश किस करूंगी कि तरीके से? उसका लिटरेसी रेट किस अच्छा तरीके से? हो। सर जैसे कि अडल्ट एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हम जानते हैं, तो सर जनरली हम लोग फीमेल्स को उससे जोड़कर देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा में। और सर जैसे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो सर जैसे कि मतलब ज्यादातर हम जानते हैं कि मेल्स ही घर में ज्यादातर फैसले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ओके। फीमेल के साथ मेल को भी इस तरीके तो की प्रौढ़ शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो तो मतलब इस चीज के बारे में जागरूक हो कि फीमेल्स को मतलब आगे बढ़ाया जाना ठीक है। चाहिए, या फिर ओके मैं उनके ओके ओके ऐसे ओके एग्जाम्पल्स। जी। ओके ओके ओके। अच्छा, 1905 बंगाल पार्टीशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बारे जी में सर। बताइए थोड़ा। सर 1905 के दौरान बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, और जिसके लिए स्पेशली उन्होंने ये रीजन बताया था कि ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन स्पेशली उसके पीछे ये रीजन था कि क्योंकि बंगाल जो था उस टाइम पे एक ऐसा एरिया था जहाँ पर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा था। तो ओके। उस नेशनलिज्म का जो रीजन था स्पेसिफिकली, वो एक तो लैंग्वेज था, जो बंगाली लैंग्वेज था उसमें लिटरेचर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था, प्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और बंगाली जो भाषा है, बंगाली भाषी लोगों को तोड़ा गया था इस पार्टीशन के जरिए। और साथ ही मुस्लिम को, एक मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली ये चीज दिखाने का प्रयास किया गया था कि हमने आपको एक मुस्लिम स्टेट दिया है, जिसकी जो राजधानी है उसे ढाका बनाया गया, और उसी का एक परिणाम हम 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में आसानी से देख सकते हैं। और वो जो कम्युनलिज्म है वो रीजन बन गया जिसे हम आज तक भोग रहे हैं विभाजन के तौर पर सर। अच्छा, मान लो ये एरिया जो अभी दिख रहा है आपको, ये सारा बंगाल में आता था एक तरीके से, है ना? सर जो वेस्टर्न बंगाल है और ईस्टर्न बंगाल है, तो जैसे मान लो उड़ीसा, इसको इसको उड़ीसा इसको ऐसे बिहार। विवादित, इसको ऐसे विवादित कर दिया, ठीक है? जी सर। तो मान लो भाई एक जगह थी, उसको दो जिले बना दिया, दो स्टेट बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा जिससे नेशनलिज्म कम हो जाएगा? सर उससे जो बंगाली, जो उस टाइम पे बंगाली भाषी लोग थे उनकी बहुत कम जो जनसंख्या थी वो कलकत्ता वाले एरिया में रह गई थी, और उसमें क्या है, उड़ीसा और जो बिहार है उसकी जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, बंगाल की जनसंख्या कम हो गई थी, बंगाली जो लोग थे उनकी, जिसकी वजह से मतलब उनका प्रयास जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी स्वदेशी आंदोलन जिस तरीके से बढ़ चढ़कर बढ़ा, तो उससे गवर्नमेंट को ये चीज जरूर समझ में आ गई कि नेशनलिज्म इससे कमजोर नहीं हुआ है, ये एक तरीके का अटैक जो हुआ था मुझे दे दो नेशनलिज्म के कनेक्ट होगा ऊपर, अभी। ये बहुत। सॉरी सर।
ओके, सो ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट, जी सर। इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स बता सकते हैं आप? 1813 चार्टर एक्ट सर, इस चीज का जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसका बहुत बड़ा इफेक्ट के रूप में हम 1813 के एक्ट को देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि वहां से बहुत सारे जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मोनोपोली थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो सर वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ये लग रहा था कि हमें भी प्राइवेट ट्रेड करने के प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, जैसे कि हम लोग भी मुनाफा कमा पाए। तो वहां से जब डिमांड उठी तो सर उसकी वजह से यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड से खत्म हो गई, केवल चाइना और टी के ट्रेड के ऊपर ही मोनोपोली रह गई। और उसकी ओके, वजह उसके से यहाँ उसके पर अलावा? बहुत सारे सर प्लांटेशन सिस्टम भी यहीं से ही इमर्ज होता है। जैसे कि ठीक है, जो नहीं, प्राइवेट ओके, ट्रेडर्स ठीक यहाँ है, पर आए ये उन्होंने मोनोपोली खत्म हो गया, उसके अलावा और क्या कुछ स्पेशल था इस एक्ट में? सर इसके अलावा जो यहाँ पर जो ट्रेजरी थी जहाँ से जो राजस्व इकट्ठा होता था, तो सर उसको डिवाइड कर दिया गया था कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल से जो पैसा आ रहा है वो जो इकोनॉमिक तरीके से पैसा आ रहा है ठीक है, वो। वो और फिर कमर्शियल एंड 1830। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया, आप ये बोल रहे हो कंपनी का? जी सर। ओके, और कुछ? सर अभी माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है शायद बाकी इसके रीजन 5 से 6 पॉइंट्स मैंने पढ़े थे। ओके, इस टाइम पे बहुत चीज अलग से कुछ स्पेशल किया गया था, कुछ याद हाँ कर सर, पा रहे हैं? एजुकेशन के, हाँ, यस यस सर, माइंड में आया। 1 लाख रुपए जो है यहाँ पर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए गए थे, जिसकी वजह से ही यहाँ पर इस तरीके की डिबेट उभरती है कि हमें किस तरीके की एजुकेशन इंडिया को देनी है, या तो हम ओके, पाश्चात्य ठीक है, एजुकेशन के ऊपर फोकस। जी ओके सर। ओके 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 ओके, अशोक सर कुछ और पूछेंगे? मैडम, खानाबदोश और ब्रह्मणशील समूह के बारे में आपने सुना होगा, तो उनको वर्तमान समय से आप कैसे कनेक्ट करते हैं? सर खाना बदोश और दूसरा क्या बोला आपने? भ्रमणशील समूह। सर खानाबदोश जैसे और कि ब्रह्मणशील समूह, उनको वर्तमान समय से आप कैसे कोरिलेट करते हैं? वर्तमान समय भी है क्या ऐसे समूह? तो हैं तो वो किस तरीके के हैं? सर जैसे कि खाना बदोश और जो भ्रमणशील समूह है वो बेसिकली उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि उनके पास स्टैटिकली मतलब परमानेंटली एक खाने का वो नहीं रहता है कि मतलब खाने का सोर्स परमानेंट नहीं है, वो इधर से उधर उस चीजों में जाते हैं। तो सर क्या उसको खाते हैं वो? एज इट तोड़ा इजली खाते हैं? तो नहीं सर, जैसे कि फ्रूट्स हो सकते हैं या फिर मतलब वस्तु फ्रूट खाते विनिमय हैं? से, जैसे कि एक जगह जी सर। फ्रूट खाते हैं वो? सर जैसे कि जंगलों में अगर रहते होंगे उस टाइम पे तो सर वर्तमान ऑब्वियसली वहां वर्तमान पर समय जैसे। से वर्तमान समय से कैसे कोरिलेट करोगे? कौन सा समूह है वर्तमान में, खानाबदोश या ब्रह्मणशील समूह? कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान हो? सर एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकती, उसके बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उसके बंजारा बारे में समूह के इतना बारे में पढ़ा नहीं है, आपने लेकिन सुना है? बंजारा समूह के बारे में? जी सर बंजारा समूह के बारे में मैंने पढ़ा है सर, वो तो जो यही तो ट्रेडिंग खानाबदोश नहीं एक्टिविटीज है क्या? करते हैं। बंजारा समूह सर खानाबदोश मुझे नहीं ये है? चीज जी सर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बंजारा समूह अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसीलिए मैं अभी के उसमें नहीं बता पाई इसके बारे में। सर जैसे कि ऐसे तो भील्स भी हैं या फिर जैसे कि संथाल भी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता सर वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि हमने ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे भी इस चीज के बारे में पढ़ा है कि कैसे ट्राइबल एरियाज को सप्रेस किया गया था, या फिर जो जैसे जंगलों से रिलेटेड किस तरीके से कानून बनाए गए थे, उसकी वजह से उनके जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा था। झूम खेती वो लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहाड़िया समूह के बारे में भी पढ़ा है। सर जैसे आपने मुझसे पूछा कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो सर उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ बस। 16 अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तो आप बता सकते हो कौन कौन सी चोलों ने अपनी लैंड थी उसको किस तरीके से बांटा हुआ था? सर ब्रह्मदेव, सालाभोग, लग देवदान, इनके बारे में आपने सुना हो? सर जी सर, सुना है मैंने। साल भोग ज्यादातर स्कूल्स को दी जाने वाली लैंड होती थी, और जैसे कि देवदान जैसे कि ज्यादातर मंदिरों को दी जाती थी। और इस ओके। तरीके की लैंड्स की शुरुआत तो सातवाहन पीरियड से ही हो गई थी, और फिर दक्षिण में जैसे कि चोला एम्पायर के टाइम पर ये चीजें बहुत ज्यादा देखी गई। और फिर मंदिरों को स्पेशली चोल जो दान चोल दिया चोल जाता की था तो इसकी पूछ वजह रहे से। हैं, चोल का ही पूछा है।
तो आप ये बताओ, जी सर। चीन में जो तांग राजवंश था, उसके कुछ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट या कोई इफेक्ट आज के समय से आपको क्या लगता है कि वो ठीक था, या कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की हो जो वर्तमान समय में भी कर रहे हैं? नहीं सर, तांग डायनेस्टी के बारे में मुझे नहीं पता। बता सकते हैं किस देश में थी? जी सर, चाइना में थी, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि मतलब उनके जो क्या क्या चीजें उन्होंने की। ओके। जी। सर नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। ओके पूजा, थैंक यू। थैंक यू सर। हिंदू जी, हिंदू दैया। यस सर। हिंदू जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई हाँ, अभी थोड़ा आ रही है। अटक के आ रही है, अभी आई है। बाकी सब म्यूट कर लो जी भाई, आवाज गूंज रही है। हिंदू मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो आप हेलो। हाँ हेलो अभी सर। हाँ जी। आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है, अभी थोड़ा ठीक है। जी सर। बताइए अपने बारे में, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, उसके अलावा बताइए आप अपने बारे में, तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए थोड़ा। जी सर। सर मैंने मास्टर्स डिग्री करी हुई है कॉमर्स में, उसके बीएड भी करी हुई है और एचटेट किया हुआ है। उसके बाद पीजीटी का स्क्रीनिंग दिया था और अब मेंस भी दिया है। नाउ आई एम प्रेजेंट हियर फॉर इंटरव्यू। मैडम आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, क्या कुछ आपने ईयरफोन वगैरह लगा रखा है या कैसे? नहीं सर, ईयरफोन तो नहीं लगा रखा। हाँ, अभी ठीक आई है। ठीक है आपने, तो अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? सर अभी तो बस स्टडी पे ही फोकस है, नौकरी के लिए। ओके, तो सिर्फ यही एग्जाम है या किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, फिलहाल तो यही है। ओके ओके, हाँ जी सर। ठीक है। तो फिर ये जो पेपर सब्जेक्टिव हुआ, इतने इतने सारे फेजेस में हुआ, क्या लगता है आपको ये सही किया है एचपीएससी ने या कैसे? आपका क्या विचार इसके बारे में? सर मतलब ठीक भी है, प्रॉपर वे में हम मतलब ये है कि भाई अगर प्रीलिम्स से ही वो सेलेक्ट कर लेते कैंडिडेट को तो हो सकता है सर उनको कैंडिडेट्स की राइटिंग स्किल्स का ना पता चलता, क्योंकि उसमें सर ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आंसर होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव से थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी पता चलती है कैंडिडेट की कि भाई कितना सोच पा रहा है, कितना लिख पा रहा है, वो एनालाइज कैसे कर रहा है चीजों को। तो सर हो सकता है ठीक भी है, एफिशिएंसी चेक होगी कैंडिडेट की इससे। पर एक ये है सर कि लंबा प्रोसेस ज्यादा हो गया है। कैंडिडेट को पहले पीजी करो, बीएड करो, फिर एचटेट दो, उसके बाद स्क्रीनिंग क्लियर करो, उसके बाद मेंस दो, फिर ये है सर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है सर कैंडिडेट को तो इस पूरे प्रोसेस हिंदू में। हिंदू मैम, आपका कहने का हाँ मतलब जी। ये है कि सीधा 10th के बाद में सीधा भर्ती कर लिया जाए पीजीटी? नहीं सर, 10th में तो नहीं, जैसे कि एचसीएस भी है, यूपीएससी भी है, उनके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखी गई है। तो बस मेरे को एक ये पॉइंट लगता है सर कि ज्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है, वैसे तो ठीक है। ओके, आप चलो एक बात बताइए। एक हाँ कोई जी सर। कंपनी है, उसमें हाँ जी एक सर। ये मशीन को इंस्टॉल किया गया है, हाँ जी सर। और इसमें इंस्टॉल करने के लिए जो लेबर चार्जेस जो है, हाँ जी सर। वो किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर इंस्टॉलेशन के टाइम पर तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब खरीद के लाने तक मशीनरी को इंस्टॉल करने तक, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही काउंट होते हैं सर। अच्छा, जैसे और कि सर इसका हमने एसी खरीदा इसका रिपेयर एंड तो मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा वो किधर काउंट होगा? वो सर रेवेन्यू में होगा, क्योंकि वो रेकरिंग चार्जेस होते हैं टाइम टू टाइम। इंस्टॉल करने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड होंगे। ओके, जी सर। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं?
सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं, मतलब कि ये ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये इनके बीच का पार्ट होता है। एक बार हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उसका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है। जैसे कि सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम मार्केटिंग एक्सपेंस में काउंट होगा। एक बार हमने एडवर्टीजमेंट अपनी कंपनी के लिए कर दी तो उसका बेनिफिट हमें 2 3 4 5 साल तक मिलता रहेगा। ये होते हैं सर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट के अलावा कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? एडवर्टीजमेंट के अलावा सर फिलहाल तो नहीं रिकॉल हो पा रहा है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या सॉरी होता सर, है? सॉरी। हाँ जी सर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने डेबिट एक्सपेंसेस और जो क्रेडिट एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स जो हम बनाते हैं पहले लेजर अकाउंट्स और जनरल अकाउंट्स, वहां से यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं सर। ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनता है। तो क्या और इस अगर ये स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं? नहीं सर, इस स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से सब बस हमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का पता चलता है सर। ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डेबिट माइनस क्रेडिट वही तो निकालना है ना, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। या कुछ और तरीका होता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो फिर जैसे कुछ आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, सारे उसमें नहीं जाते हैं। कुछ फिर P&L अकाउंट में जाएंगे, वहां से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से भी हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट ही निकल के आता है। उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस भी उसमें से माइनस करने होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड होती हैं और नहीं नॉन मैडम, मैं ऑपरेटिंग। ग्रोस एंड नेट पे जा ही नहीं रहा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्या ट्रायल बैलेंस जो होते हैं उससे हाँ जी हम सर। प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ आइडिया मिल सकता है हमें? नहीं सर, क्योंकि वहां पर तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल ही होते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये पता चलता है कि हमें इक्वल है हमारे बैलेंसेस या नहीं, क्योंकि डबल एंट्री का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे ही होता है सर, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सर मेरे हिसाब से तो वहां से पता नहीं चलेगा। ओके, अशोक मित्तल जी। थैंक यू सर। नहीं अभी रुको, आपसे पूछ जाएंगे। अशोक मित्तल जी, ओके सर। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए, नमस्कार जी। क्या ट्रायल बैलेंस जो स्टेटमेंट होती है उससे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ आइडिया मिल सकता है हमें? उसे सर आइडिया तो ऐसे नहीं मिलेगा सर। उसके लिए तो हमें सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि उसके अंदर सर हमारी जो कैपिटल आइटम्स भी उसके अंदर शामिल होती है, जो हमारी जो कि बैलेंस शीट के अंदर जाती है, जो हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें उसकी जानकारी देती है। तो सर हमें जो सिंपल यदि लाभ आने के बारे में यदि हम सर पता करना चाहे तो सर उसके बारे में तो नहीं पता चल सकेगा सर, क्योंकि सर उसके अंदर बहुत सारी आइटम ऐसी भी होती है जो कि हमारी लाभ आने से संबंधित नहीं होती सर, जैसे कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, उससे संबंधित भी होती है सर। ठीक है, ओके। बैक टू हिंदू जी। हाँ जी सर। आउटस्टैंडिंग इनकम यस एसेट सर। या लायबिलिटी इधर काउंट करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम सर? आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो एसेट है या लायबिलिटी है? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो पड़ा है, एक्रूड इनकम पड़ा है। क्या आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में नहीं पता आपको? नहीं सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लाइबिलिटी होते हैं, उसका पता है, इसका नहीं पता सर, सॉरी। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या होता है? लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स तो सर रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जाएगा सर। मतलब लायबिलिटी होगा। हाँ जी सर। ठीक है। आईपीआर के बारे में आप क्या जानते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सर। यस यस। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब ऐसी क्रिएशंस होती हैं हमारी जिन पर हमारा एक प्रॉपर राइट होता है। जैसे पेटेंट्स, हम कोई इनोवेशन करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करते हैं, उस पर हमारा खुद का राइट होता है, वो हम किसी को दे भी सकते हैं, बट उसके लिए हमें चार्जेस यूज करते हैं। कॉपीराइट भी होता है सर इसी में। जैसे कोई राइटर ओके, है, तो उसने अपनी आर्ट। जीआई एक जीआई टैग सुना होगा आपने, हाँ जी सर। वो क्या होता है?
सर GI स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये मतलब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से ही रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। जैसे सर एग्जांपल से बता पाऊंगी मैं इसको। जैसे वेस्ट बंगाल का सर ओके, रसगुल्ला तो है। एग्जाम्पल आप बताइए, हरियाणा में हाँ कितने जी। जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं? हरियाणा में सर हाँ, शायद वो तो नहीं पता सर कितने हैं। शायद बासमती राइस को भी GI टैग मिला हुआ है हरियाणा से। अच्छा। हाँ जी और सर। कुछ कितने प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर, ये आइडिया नहीं है, सॉरी सर। ठीक है, अशोक सर कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम एक बात बताइए, हरियाणा का भारत के जीडीपी में कितना % योगदान है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, सॉरी। ओके, आप ये बता सकते हो हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का कितना % योगदान रहा है? प्राइमरी सेक्टर का सर डाटा तो एग्जैक्टली नहीं पता है। वैसे एग्रीकल्चर में हरियाणा अच्छा है, सॉरी सर। अच्छा है, किस बेस पे कह सकते हो अच्छा है? सर यहाँ पर मतलब गेहूं की भी फसल अच्छी होती है, धान की भी फसल अच्छी होती है। और मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये अच्छी मतलब मतलब कितनी? सर परसेंटेज में तो नहीं पता मुझे। नहीं, आपने आप कहा अच्छा कि बोल रहे हो ना, तो धान की अच्छा हाँ कृषि कैसे? जी। होती है, उपज होती है, और हाँ आपने जी। एक और बोला है कि गेहूं की होती है, तो क्या महेंद्रगढ़ जिले में, सिरसा जिले में भी इनकी उपज होती है? सॉरी सर, पता नहीं। शिक्षक पुरस्कार योजना जो हरियाणा के हाल ही के बजट में घोषणा की थी देने की, तो उसके बारे में कुछ जानते हो कि किन टीचरों को देने की घोषणा की है और क्या है? शिक्षक पुरस्कार योजना, नहीं सर, सॉरी सर, इसका नहीं पता। कौशल शिक्षा के बारे में आप कुछ जानते हैं? कौशल बोलिए। शिक्षा, सर ये मतलब कि ऐसा है कुछ कौशल, नहीं सर इसका भी नहीं पता, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ूंगी सर इसके बारे में। हरियाणा में सखी योजना के बारे में आप कुछ जानते हो? सखी योजना, सखी तो सर, हाँ जी सर, इसमें शायद सर 100% श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा गैस वर्क कर सकती हूँ। हाँ जी। यस यस, बताइए। सर इसमें शायद ये सखी योजना जो वुमेन्स के लिए थी, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, उनके मतलब हेल्थ को इसमें ध्यान दिया गया था, प्रॉपरली हेल्थ को ध्यान में रखा गया था। शायद से प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बोला गया था आपको इसमें सर। आपको कुछ ये पता हो कि कहाँ से शुरू की थी, इस तरीके से कोई अंदाजा हो आपको? नहीं सर, स्टार्टिंग का तो नहीं पता। वैसे मैं सुना था सर मैंने इसके बारे में, पर फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। हाल ओके। ही में जो बाढ़ आई थी हरियाणा में, उसमें बाढ़ प्रभावित जिले आपको पता है कितने थे? हरियाणा में बाढ़, नहीं आई थी बाढ़? हमारे यहाँ तो नहीं सर, सॉरी इसके आप बारे में भी आप नहीं हरियाणा पता। से नहीं हो? हरियाणा से ही हूँ सर, सॉरी सर, इसके बारे में भी पढ़ने की जरूरत है अभी। कब? ठीक है, अगली अच्छा। भर्ती में? मैडम ये बताइए, नहीं सर, प्राइमरी सेक्टर के बारे में जिक्र कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, इसमें प्राइमरी सेक्टर में सर तो बेसिकली एग्रीकल्चर आता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आते हैं। एक्सट्रैक्टिव में तो सर हम पढ़ते हैं जैसे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, माइनिंग वगैरह, या फिर नेचुरल गैस, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, डिगिंग करके अर्थ से। और जेनेटिक में सर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या फिर फिश फार्मिंग हो गया, कैटल फार्मिंग हो गया, ये सारे इंक्लूड होते हैं सर। प्लांट्स की ब्रीडिंग भी काउंट होती है सर इसमें। ओके, तो हमारे इंडियन जीडीपी में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग? इंडियन जीडीपी में तो सर टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल है, और लेबर फोर्स किस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा ज्यादा है सर इसमें। जी सर, है? लेबर फोर्स किस सेक्टर में ज्यादा है? लेबर फोर्स तो सर एग्रीकल्चर में है 60% अराउंड।
बट जो 60% से। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से ज्यादा आता है सर। तो ऐसा क्या क्या रीजन है कि लेबर फोर्स इसमें ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का ज्यादा है? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सर इसमें जैसे एग्रीकल्चर में तो सर अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, ओके। और सर्विस सेक्टर में जो है टेक्निकल स्टाफ ज्यादा है सर। स्किल्ड लेबरर्स वहां पर ज्यादा है, स्किल्ड स्टाफ बोल सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ ज्यादा है वहां पर, तो उनकी सर्विसेज मतलब ज्यादा अर्निंग दे रही हैं सर। ओके। तो फिर ये जो सरप्लस लेबर बोल सकते हैं हम, जो एग्रीकल्चर का है, इसको क्या किया जाएगा? देखो, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रखा है। तो क्या कर सकते हैं कि ये जो सरप्लस लेबर है इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, या फिर इसको कैसे उधर टर्सरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में हम ले जा सकते हैं? सर एक तो जो अनस्किल्ड लेबर है सर, पहले तो उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि वो अवेयर हों अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी सेक्टर में भी हो सके, टर्शियरी सेक्टर में भी हो सके, क्योंकि सर टर्शियरी सेक्टर में तो मोस्टली पढ़े लिखे बंदे ही ज्यादा होते ओके। हैं वहां तो पर। क्या टेक्नो क्या स्कूल एजुकेशन इसमें कुछ हेल्प कर सकती है? जी सर, स्कूल एजुकेशन कर सकती है, क्योंकि जो लिटरेट होते हैं गांव में पर्टिकुलरली ज्यादा होते हैं। फैमिली सिस्टम भी ऐसा होता है सर कि एग्रीकल्चर अगर माँ बाप का पेशा है तो बच्चे भी उसी में लग जाते हैं, एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अगर उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है रिमूव, क्योंकि अगर वो शुरू से ही उनका बेस अच्छा होगा तो वो एजुकेशन में अच्छे रहेंगे, उनके पास टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स ज्यादा रहेंगी, और वो दूसरे सेक्टर्स में भी जा पाएंगे सर। तो आपने बोला लिटरेट और एजुकेटेड में क्या फर्क होता है? सर लिटरेट तो वो होता है बंदा कोई भी 7 साल की उम्र तक का जो मतलब लिख सकता है या फिर बोल सकता है, तो क्या और जिसको एजुकेटेड जिसको पढ़ना लिखना आ गया वो अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसको? नहीं सर, उसमें स्किल्स तो होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन ऐसा क्या, किस तरीके से उनको अच्छा तैयार कर सकती है ताकि बाद में गवर्नमेंट को अलग से कुछ ऐसा ना चलाना पड़े उनके लिए? किस प्रकार सर स्कूल जैसे एजुकेशन? अभी स्कूल एजुकेशन में जैसे सर अभी न्यू एनईपी आई है 2020, इसमें भी एक प्रोविजन जोड़ा गया है कि सर 6th ऑनवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, ताकि उन्हें फ्यूचर में मतलब परेशानी ना हो तो वोकेशनल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। से आप क्या समझते हो? सर वोकेशनल एजुकेशन है सर, जैसे थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी स्किल्स या फिर ट्रेनिंग दी जाए कि उनको जैसे कि फायदा हो जैसे फ्यूचर में। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सर, जैसे जिसका इंटरेस्ट जिस चीज में हो, बच्चे का अगर कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कंप्यूटर कोर्स करवाया जाए, या ओके। फिर अगर कोई क्राफ्ट मैन है या फिर मतलब कि क्रिएटिविटी है किसी के अंदर तो उसको उसके अकॉर्डिंग स्किल्स प्रोवाइड करी जाए, ऐसा कुछ सर। चलिए ठीक है इंदु मैम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। सपना यादव मैडम जी, सपना जी, गुड इवनिंग सर। सुन पा रहे हैं? बोल सकते हैं? हाँ हाँ जी। मैडम ये बताइए, वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? वोकेशनल एजुकेशन जिसमें कोई भी मतलब थोड़ा स्किल डेवलप की जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उसको कंप्यूटर सिखा दिया, या कोई जैसे इलेक्ट्रिकल कुछ काम मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसे ही कुछ स्किल दे दी कि वो अपना काम कर सकता है, अपना कुछ आगे मतलब जीवन यापन कर सकते हैं, मतलब अर्निंग कर सकता है उससे। तो अगर जरूरी नहीं है कि अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है। और ये एनईपी 2020 में मतलब ये एक पॉइंट रखा गया है कि 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ओके। बच्चों को, तो एनईपी उनके इंटरेस्ट। 2020 में ऐसा क्या अलग आ गया जो पीछे वाले एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था और इसमें आ गया, जिसको इतना बड़ा हाइप बना के चल रहे हैं आजकल? क्या है ऐसा कुछ अलग आपको देखने में मिल रहा है कि मतलब ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे देश की इकोनॉमी में? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक तो यही आएगा जो हमने खुद भी अभी एक्सपीरियंस किया है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो बड़ा
चल रहा था, तो इसमें एनईपी 2020 में थोड़ा एम ये रखा गया है कि इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी कि रोड लर्निंग नहीं हो। पहले ओके। क्या था कि थोड़ा रोड लर्निंग होती थी, और रट लिया और मतलब जो भी है बस एग्जाम दे दिया। अभी थोड़ा सा इसमें ये स्पेशली उसमें लिखा भी हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप करे, एनालिसिस बेस्ड, और ये ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ डाले गए तो हैं क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? आप उनको। एक बड़ी क्लास के जैसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो आप कैसे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, स्पेशली आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? क्योंकि कॉमर्स जो है वो 11th क्लास से ही स्टार्ट होती है, तो मतलब आप किस तरीके से उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, आप बताइए। नहीं, एनईपी में भी शायद कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स का बोल रहे हैं कि 6 क्लास से ही स्टार्ट होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है वो आ ही जाती है वैसे उसमें, जो ओके, एसएसटी ठीक है है अपनी, जी। तो उसमें इंक्लूड करने की कह रहे हैं। और फिर उनको सिचुएशन बेस्ड कुछ चीजें उसमें एनसीईआरटी डेवलप भी करेगा। एनसीईआरटी शायद नई किताबें भी कुछ आएंगी उससे बेस्ड, अभी तो लागू हुई नहीं है अच्छे से, नहीं, तो शायद किताबें ये। तो आती रहेंगी, किताबें पहले भी थी, आगे भी आएंगी। एज ए टीचर जो है आप मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे? सर वो तो फिर सिचुएशन बेस्ड ही कुछ उनको, अगर जैसे कंडीशन दी जाए, जैसे हमने पेपर में पढ़ा था उस तरह से हम भी उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन उस तरह से, जैसे अभी आपने पूछा हिटलर के बारे में पूछा था कि वो नेगेटिव तो सबको ही पता है, तो कुछ पॉजिटिव भी बताओ। तो वो चीजें भी इसी पे बेस है। और फिर ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाती रहती है टीचर्स को ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए कि किस तरह से काम करना है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि अभी आप नहीं बता सकते, आप अगर ज्वाइन करोगे तो ट्रेनिंग लेके आप बता पाओगे चीज? नहीं वो, सर वो तो फिर एक अकाउंट्स में तो जैसे क्वेश्चन है तो उसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या ही होगी, वो तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। बिजनेस हाँ, तो स्टडीज में क्या क्या हो कॉमर्स सकता है ये सिर्फ अपने। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के बारे में ही है, जहाँ पे नहीं, हम बिजनेस बैलेंस स्टडीज शीट ही है। बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है कॉमर्स का योगदान? नहीं, कॉमर्स तो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा ही है, आर्ट और साइंस दोनों से ही। जी। इसमें तो मैनेजमेंट भी है। हाँ सर, हाँ, मैनेजमेंट जैसे तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्लास मैनेजमेंट, जैसे बच्चों को अगर एक क्लास ऐसी होती है कि शरारती है या कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो एक किसी स्टूडेंट को अपॉइंट कर दिया कि उसको मैनेज करना है, तो उसमें वो स्किल आ जाए, एक थोड़ा एक टीम बना के उसका हेड बना दिया, वो लीडरशिप स्किल आ गई, तो ऐसे छोटे छोटे टास्क देके कर सकते डबल एंट्री सिस्टम से आप क्या समझते हैं? हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक जो भी ट्रांजेक्शन होती है कोई सिंगल एंट्री उसकी हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई भी हमने कोई भी एंट्री की है तो ये कर ही नहीं अकाउंटिंग सकते बेस मतलब? ही। नहीं सर, वो फिर वो मतलब यूजलेस ही है, उसका है ही नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम, एक वैलिड है ही नहीं। डबल एंट्री सिस्टम में है कि दो ट्रांजेक्शन तो अफेक्ट होगी ही होगी अगर कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो। ऐसा किसने बोल दिया? अभी कुछ टाइम पहले सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री तो अभी आया, उससे पहले तो सारा जो संसार का बिजनेस था वो सिंगल एंट्री पे ही चल रहा था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इनवैलिड हो गया, हो ही नहीं सकता? नहीं, बुक में तो यही लिखा हुआ था ये। ओके, डबल आप एंट्री बुक तो बुक एक। के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, ठीक है, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग का आपके साथ भी प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है, हम समझ हाँ जी। गए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बताइए। बुक कीपिंग पहली बात तो कि अकाउंटिंग से पहले आता है, मतलब पहले बुक कीपिंग होती है उसके बाद अकाउंटिंग आती है। और बुक कीपिंग में हम जर्नल सिंपली एक मतलब जो डे टू डे की जो ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, नॉन मॉनेटरी नहीं आती है उसमें, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ही आती हैं, तो उनको रिपोर्ट करते हैं। और ये मतलब इंटर उसका पहले क्लासिफाई करते हैं कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में, फिर मॉनेटरी जो होती है उसको रिपोर्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग उसके बाद आता है, बुक कीपिंग के बाद टर्म आता है, और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व है। और उसमें और एक ये होता है कि बुक कीपिंग कोई भी पसंद कर सकता है, और अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए होती ओके, है अकाउंट्स में। कैश बुक में क्या सिर्फ कैश एंट्री ही होती है? कैश बुक में कैश बुक कई टाइप की होती है सर, वो एक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक करके। तो फिर अगर डबल कॉलम है तो उसमें कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन आएंगे, ट्रिपल कॉलम है तो उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट भी 3 कॉलम हो जाते हैं। और पैटी क्या कैश बुक आपने में ये, क्या स्क्रीन पे देखिए, क्या आपने ये इसके बारे में सुना है, मल्टी कॉलमनार कैश बुक? मल्टी कॉलम, मल्टी कॉलम कैश बुक,
कॉलम सुना तो इसके सर बारे में मैंने कभी? तो कहीं नहीं पढ़ा, नहीं। क्या नहीं सुना? ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है या लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग इनकम यस, एसेट है। एसेट है। हाँ जी, एसेट है। मतलब पक्का एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी होती है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है। ओके, मतलब एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, इनकम एसेट है। आउटस्टैंडिंग है ना वो, मतलब वो कि हमें मिलनी है वो इनकम, तो अगर मिलनी है तो फिर हमारी एसेट ही है। अच्छा, तो प्रीपेड, स्क्रीन पे देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये किस कैटेगरी में आएंगे? लायबिलिटीज में, एसेट्स में? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने पहले ही पे कर दिए, तो ये हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स में आएगा। हाँ जी, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया और उसका बेनिफिट ओके, फिर हमने मिलना ठीक है। है अशोक बाद सर, में। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम ये बताओ, हाँ जी हरियाणा सर, का भारत बोलिए। के जीडीपी में कितना % योगदान है? सर एग्जैक्ट डाटा, मतलब डेटा पूछ रहे हो आप, तो 3 पॉइंट 3% के अप्रोक्स है सर, 3 से हरियाणा अबव का है। वित्त मंत्री कौन 3 है? अनिल विज जी, वो गृह मंत्री है, सॉरी, हरियाणा का वित्त मंत्री। नहीं पता आपको हरियाणा का वित्त मंत्री? सर भारत का वित्त मंत्री हरियाणा कौन के है? वित्त मंत्री, सॉरी, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? सर राजनाथ सिंह जी हैं, और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। ओके। 2022 तो 2023-24 के बजट में एजुकेशन के लिए कितना % आवंटित किया गया था हरियाणा का? हरियाणा में जी। सर 11%, हाँ शायद 11%। श्योर हो? हाँ जी, ये मैंने पढ़ा था, बट फिर मुझे ऐसा लग रहा था शायद इतना करते नहीं है। 11 ज्यादा ही लिखा हुआ है कि, लेकिन इतना शायद करते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा याद आ रहा है कि 11 के समथिंग। सूरजकुंड मेला 2024 के बारे में आपको कुछ पता है? सूरजकुंड जो फरीदाबाद में लगता है 2024, हाँ जी। अभी जो लगना है फेब सूरज में। कब लगता है ये आपको मालूम है? फेब में लगता है सर, ये अभी लगेगा, अभी तो स्टार्ट आपको हुआ कुछ नहीं है। पता है सूरजकुंड मेले के बारे में? कुछ भी पता हो आपको? मतलब जो कि मेंबर कंट्री कौन होगा उस तरह से। कुछ भी पता हो सूरजकुंड शुरू से लेकर आज तक? कब सर शुरू हुआ था आपको पता है, अंदाजा है? ये सर स्टार्ट करना पड़ता मुझे, बट ये अभी फरवरी में चलेगा। 15 to 16 डे शायद, स्टार्टिंग में 1-2 फरवरी को स्टार्ट होता है, और 18-20 फरवरी के आसपास तक चलेगा। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मतलब ईयर जी। सर 900 मतलब BC में हुआ था। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में क्या सुना हुआ आपने? शगुन विवाह योजना, सर इसमें कुछ वो अमाउंट है, कितनी है शगुन। एक पहले ये सर ये चेंज होती रहती है, शायद 21,000 थी पहले, अब शायद बढ़ गई है। उसमें जो BPL जो है, मतलब गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, तो उनकी जो लड़कियां हैं, मतलब उनको जो तो उनकी शादी के लिए मतलब पैसे दिए जाते हैं उनकी लड़की की शादी के लिए। ओके। और वो शायद 51,000 हो अभी, इतना कुछ बढ़ा है, मतलब पहले से बढ़ी हुई है अभी। 2023-24 51,000 का है शायद। बजट 2023-24 का बजट, कुल बजट कितना करोड़ रुपए पेश किया गया है हरियाणा का? नहीं अंदाजा आपको?
नहीं, कुछ लाख करोड़ में है बट एग्जैक्ट नहीं पता। 20 लाख कितना लाख करोड़? से अबव है शायद। 20+ लाख करोड़ है सर। 20 20 सर 20+ लाख मतलब 20 फीमेल लाख करोड़। फीमेल लिटरेसी रेट हरियाणा में क्या है? फीमेल लिटरेसी रेट टोटल ओवरऑल ना सर? हरियाणा का फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहा हूँ। जी हरियाणा की सर 65% किन्हीं है शायद। हरियाणा की किन्हीं 3 महिला पॉलिटिशियनों के नाम जानते हैं आप? 2 या 3? एक तो सर सुषमा स्वराज जी है, वो शायद अम्बाला से ही थी, आने से और ही है। और अभी भी प्रेजेंट में सुनीता दुग्गल जी हैं। और कहाँ से हैं? क्या है सुनीता दुग्गल जी? सर वो मेंबर है लोकसभा की। और मेंबर लोकसभा के? हरियाणा में सिरसा कितनी? से हैं सर। हरियाणा में एमपी की कितनी सीटें हैं? एमपी की 10 है सर, एमएलए की 90 है। एमएलए की 90 है? सर 90 है। श्योर हो आप? सर हाँ मैं श्योर हूँ। अभी चेंज हुई नहीं है, 2026 में चेंज होगी। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली की सर 5 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। सपना जी ये बताइए आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सर की उसमें बिजनेस और जो उसके ओनर है मतलब वो अलग अलग हैं दोनों। मतलब कि उनको अगर कोई लाइबिलिटी एक बिजनेस पे है तो उसको ओनर उसके लिए पर्सनली पे करने के लिए लायबल नहीं है। उसमें 2 सेपरेट एंटिटी मानी जाती हैं वो दोनों, बिजनेस एंड और जो ओनर है। तो जो 1 पर्सन कंपनी है, क्या वो इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है? 1 पर्सन कंपनी? सर 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही पर्सन होते हैं। मतलब एक ही वो ही उसके ओनर और शेयर होल्डर जो भी है वो ही होते हैं। 1 पर्सन कंपनी से आप क्या समझते हैं? सर ये वही एक सिस्टम है जिसमें एक ही पर्सन उनके शेयर होल्डर या कह सकते हैं कि ओनर जो भी है वो ही होते हैं। मतलब एक ओनली 1 पर्सन जो होता है वो उसका मेंबर होगा। और वो ही मतलब ओनली 1 ही शेयर होल्डर उसके मेंबर होंगे। एक ही फाउंडर या प्रोमोटर ठीक है, जिसको ओके ओके मैडम। ठीक है, तो आपने एमए किया है हिस्ट्री से? जी सर। जी। आप ये बताइए, जो हमारा जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था जी सर। तो उसमें हमारा जो अभी तक जो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसका कितना योगदान था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन लोगों ने क्या, जो शुरू से कांग्रेस के बनने से लेके वहां तक की जो एक्टिविटीज थी, क्या उनका कुछ स्पेशल योगदान था वहां पर हमारे संविधान को बनाने में? बिल्कुल सर। मतलब कोई एग्जांपल दीजिए कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल बताइए कि जो हमें वहां पर स्पेशली इंक्लूड करना ही था कि भाई ये चीज तो हम, जो जैसे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पे, नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने कुछ डिमांड रखी होंगी हमेशा से, और उनमें से क्या ऐसी डिमांड थी कि उन्होंने बोला था कि हाँ हमारा संविधान आते ही ये तो हम पहले रखेंगे ही रखेंगे? उस टाइप की कुछ चीज है, कुछ आप बता सकते हो? मतलब सर थोड़ा सा एक बार फिर बोलेंगे? मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनलिस्ट जो थे,
जी उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रखी है अंग्रेजों के सामने कि हमें ये चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो उसमें से ऐसी क्या कुछ चीजें थी जो उन्होंने संविधान जब हम बनाने बैठे थे उन्होंने बोला था कि भाई ये चीज तो हम डालेंगे ही। तो जी क्या कुछ ऐसी चीज जो आप बता सकते हो जो शुरू से हम डिमांड करते आ रहे थे और फिर बाद में आके हमने अपना संविधान बनाते ही हमने उसको उसमें डाल दिया? बेसिकली हमारे नेशनलिस्ट जो थे उनकी क्या डिमांड थी अंग्रेजों के साथ? सर, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1885 में कांग्रेस बनी थी या उससे पहले से भी काफी लोग जी डिमांड करते आ रहे थे, तो क्या उस टाइम पे ही हमने बोल दिया था कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे? नहीं, तो उस टाइम पे क्या इस टाइम डिमांड पे थी? तो नहीं था सर। कांग्रेस जो बनी थी उस टाइम पे एक थ्योरी सामने आई थी, क्या नाम था जी उस सर। थ्योरी का? क्या नाम था उस थ्योरी का? 1885 में कांग्रेस बनी थी तब एक थ्योरी का नाम दिया गया था उसको कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, ये मतलब इसका काम करेगी ये। नहीं ध्यान है सर, सॉरी। ठीक है, तो जब कांग्रेस बनी थी तो क्या अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया था या उसको मतलब सीरियसली नहीं लिया था? नहीं, उस दौरान तो सर समर्थन ही किया था, क्योंकि उनको अपनी जनता पर अपना बातें मतलब थोपने के लिए, अपना प्रशासन लगाने के लिए एक बीच में एक संस्था चाहिए थी, हम्म। तो उस दौरान तो उन्होंने समर्थन किया था सर। पूना पैक्ट के बारे में सुना है आपने? उसके बारे में क्या जानते हैं? पूना पैक्ट सर, जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमसे पूछ रहे हैं। सर, वही बात है, एग्जाम के बाद मैंने सोचा, मैंने कर दिया थोड़ा सा, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके, आपको नहीं है आइडिया उसके बारे में? अम, लखनऊ समझौते के नहीं बारे में आप क्या जानते हो? नहीं, पूना पैक्ट सर, मेरे ख्याल से वही होगा शायद। एक बार थोड़ा सा सच में, जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। हम्म। आप श्योर हैं तो उसमें बताइए, नहीं है तो आप आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने के लिए अम्बेडकर जी अल्पसंख्यकों की ने, संख्या बढ़ाने के लिए मतलब? मतलब उनको अपनी अलग चुनाव के लिए गठन कर रहे थे वो लोग। और बाद में जब गांधी जी ने इसका विरोध किया, अनशन पर बैठे, तो अम्बेडकर जी ने मान लिया था कि ठीक है, हमें मुसलमानों की तरह अलग चुनाव प्रणाली नहीं अपनाएंगे, पर आप हमारा संख्या जो है, शायद उनकी 141 के करीब सीटें कर दी गई थी। लखनऊ समझौते बचा के बारे में आप क्या जानते हैं? लखनऊ समझौता सर 1916 में हुआ था, ये बंगाल विभाजन के बाद में, जिसमें कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, ये इकट्ठी हो गई थी। हम्म। और उन्होंने एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की थी। करनाल की युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो? 1739 में सर, अहमद शाह अब्दाली और ओके मैडम, थैंक यू। मराठों के बीच में हुआ था। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट आप म्यूट कर लीजिए। राधिका कॉमर्स, सुन यस पा रहे सर। हैं? सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। हमारी जो बैंक की पासबुक होती है यस उसमें सर। जब हम पैसे निकलवाते हैं तो डेबिट लिखा होता है। जी। तो लेकिन हम कॉमर्स में एक रूल पढ़ते थे कि डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ तो हमारे अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा है फिर भी डेबिट लिखा होता है, और जब हम डालते हैं तो क्रेडिट लिखा आता है, लेकिन उधर रूल बोल रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बारे में आप क्या बताएंगे एक कॉमन आदमी को या एक नॉर्मल स्टूडेंट को?
सर जो बैंक में एंट्री होती है वो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। ओके। और जब हम जो आप बता रहे हैं रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, हम्म, ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं। तो बैंक जब एंट्री कर रहा है वो सही कर रहा है, वो डेबिट व्हाट कम्स इन ही कर रहा है, लेकिन वो हमें क्रेडिट करेगा। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हो। डेबिट कर रहा है, क्रेडिट करेगा? सर जैसे बैंक है, जब भी वो एंट्री करेगा कोई भी, हम्म हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो हमारे हम्म लिए एसेट है लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है। हम्म तो वो इस लाइबिलिटी के पर्सपेक्टिव से वो उसको क्रेडिट करता है। हम्म। और क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है तो हमारे पास क्रेडिट का मैसेज आता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पासबुक है हमारी वो बैंक की है, ना कि हमारे लिए है? बैंक की है, नहीं एग्जैक्टली हमारी है, लेकिन उसमें एंट्री जो कर रहा है वो बैंक वाले कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो एंट्री तो बैंक वाले ही करेंगे, लेकिन वो पर्सपेक्टिव जो है वो बैंक वालों का है, ना कि हमारे लिए। आप ये कहना चाहते यस हो? एग्जैक्टली सर, पर्सपेक्टिव बैंक वालों का है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो होता है, ओवरड्राफ्ट वो लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? सर अगर मैंने ओवरड्राफ्ट किया है तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है और बैंक के लिए वो एसेट है। ओके। तो वो ओवरड्राफ्ट बैंक के लिए ओवरड्राफ्ट होगा या हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होगा, पहले ये बताइए। सर वो हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होगा। हाँ तो फिर आप इतना बैंक की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? ओवरड्राफ्ट एक पर्सन के लिए होगा ना। यस सर। राधिका मैम एक बात बताइए, जी सर। हरियाणा का भारत के जीडीपी में कितना % योगदान है? सर अराउंड 3.8%। ओके। हरियाणा का जो एजुकेशन का बजट है वो कितना % रहा है अब की बार? सर बजट का परसेंटेज, कितने % हिस्सा रहा है सर एजुकेशन में? परसेंटेज, जी सर परसेंटेज में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक 20,000 करोड़ समथिंग कुछ ऐसा एलोकेट हुआ है। ओके, हरियाणा का कुल बजट आपको पता हो? नो सर, बजट अभी इतना डीपली पढ़ा नहीं है। ओके। सूरजकुंड मेले से क्या समझते हैं आप, क्या जानते सर हैं सूरजकुंड मेले? जी, सूरजकुंड जो मेला है वो फरीदाबाद में लगता है और ये फेब के महीने में लगता है और इस बार वो 2 तारीख से शुरू होने वाला है। इसके अलावा सर ये हमेशा किसी कंट्री को कंट्री के ऊपर बेस्ड थीम होती है, साथ ही साथ स्टेट का भी इसमें थीम इंक्लूड किया जाता है। क्या होता है इस मेले में? सर ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, इसमें पूरे वर्ल्ड के कह सकते हैं हम, जो भी पार्टिसिपेंट कंट्री होती है वो आके अपने स्टॉल्स लगाती हैं और अपने आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स को यहाँ पे बेचा जाता है। ओके। आपने एनपीएस के बारे में सुना है? सॉरी सर। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। नो सर, आईडिया नहीं है, सॉरी। हरियाणा का वित्त मंत्री पता है आपको? जी सर, मनोहर लाल खट्टर जी खुद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। ओके। आप ये बताओ, देवी रूपक योजना सुना है आपने? सर देवी रूपक योजना के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, बट ये कन्या के मतलब बेनिफिट, लड़कियों के बेनिफिट के लिए चलाई गई एक योजना है। ओके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर इसके बारे में मुझे इतना ही पता है कि ये एससी कास्ट के स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने में जो स्कॉलरशिप दी जाती है उससे रिलेटेड है। केवल एससी? सर एससी एसटी मतलब ये जो होते हैं कास्ट के, इतना नहीं पता इसके बारे में। ओके। तो हरियाणा में कितने % एसटी कास्ट हैं, आपको कोई अंदाजा हो? नो सर, नो आइडिया।
ओके। राधिका जी एक बात बताइए, आप यस सर। स्क्रीन पे देखिए, जी इसके ट्रेड्स के बारे में आप हमें क्या बता सकते हो? इसकी फुल फॉर्म क्या होती सर ये WTO से रिलेटेड है। है? WTO से? ओके, बट मैं इसका फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रही। फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रहे। ओके, तो कमर्शियल पेपर क्या होता है, आप बताएंगे थोड़ा? यस सर, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड ना सॉरी सर, कमर्शियल पेपर एक प्रॉमिसरी नोट है जो एक रेप्यूटेटेड कंपनी इशू करती है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं और इसका जो है फेस वैल्यू 25 लाख के आसपास होता है और ये ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा फाइनेंसिंग? ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, आप थोड़ा बताएंगे? यस सर, जैसे कि मान लीजिए हमें इक्विटी शेयर्स इशू करना है, इक्विटी शेयर्स के फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए हम कमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं। ओके, तो कमर्शियल पेपर, मान लो एक बड़ी कंपनी है टाटा, एक जी बड़ी सर। रेप्यूटेड कंपनी है, ये किसको देगा वो कमर्शियल पेपर? मान लीजिए कमर्शियल पेपर है, इसकी फेस वैल्यू 25 लाख रुपीज है, ये किसको यस देगा? सर, जो भी फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, LIC है, UTI है, इस तरह के पार्टिसिपेंट्स इनको परचेज करते हैं। ओके, मान लो इन्होंने किसी भी बैंक को, HDFC को दे दिया यस सर। ये 25 लाख का कमर्शियल पेपर, तो HDFC इनको 25 लाख रुपए देगा, कम देगा, ज्यादा देगा? सर ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर तो मुझे उसका आइडिया नहीं है सर। ओके, मतलब ये एक तरीके को इनको फंड रेज करने का एक तरीका है कमर्शियल पेपर, ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक है, मतलब हम देखो नॉर्मली क्या आप बोल रहे हो कि अनसिक्योर्ड होता है, इस अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अनसिक्योर्ड का मतलब सर ये कोई गारंटी नहीं होती इसकी, मतलब डूबने के चांसेस होते हैं। तो डूबने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में क्या फिर बैंक पूरा का पूरा वैल्यू देगा या फिर इस पे कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट देगा, वो क्या लगता है? सर इसका आइडिया नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिकल आइडिया प्रोसीजर में नहीं है, हम पूछ रहे हैं, मतलब एक वैसे आप क्या नॉर्मली क्या बैंक को पूरा अमाउंट देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अनसिक्योर्ड है ये, इसकी जो है एसेट हो गया सर बैंक के लिए। इंटरेस्ट रेट आई थिंक ज्यादा होता है इसका। ओके, मतलब इसके ऊपर जो ब्याज होगा वो ज्यादा लेगा बैंक? जी सर जी, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, रिस्क है, तो फिर उसको इंटरेस्ट ये ज्यादा देना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर इस बैंक के लिए एसेट का काम करेगा, लायबिलिटी का काम करेगा? सर बैंक के लिए एसेट होगा। बैंक के लिए एसेट होगा, ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। राजेंद्र दैया अवेलेबल है? सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अशोक सर, ये राजेंद्र जी जो हैं वो हिस्ट्री से हैं, तो एक बार देखिए आप थोड़ा। सर इनाम गांव भीमा जो है, उस भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे था, तो इनाम गांव के बारे में आप क्या समझते हैं, और क्या पता है इनाम गांव? सर नहीं पता सर इसके बारे में तो। ओके, अग्निकुंड के साक्ष्य किससे हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? अग्निकुंड। ओ सर लोथर और कालीबंगा सर। ओके, आप लोथल के बारे में आपको कुछ और पता है? सर वहां से मतलब बंदरगाह मिले हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि व्यापार होता था मेसोपोटामिया, राजेंद्र जी एक बहरीन। मिनट, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, या तो आप माइक लगा कुछ लगाया है तो उसको हटा लीजिए, या फिर हटा के एक बार नहीं दोबारा सर, चेक हाँ हाँ जी सर, ठीक है सर। एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आवाज बहुत गूंज रही है आपकी। जी सर, हाँ बताइए, आप ठीक आ रही है सर? हाँ ठीक आ रही है। लोथल के बारे में बताइए, आप बता रहे थे। सर लोथल से बंदरगाह मिला है जिससे पता चलता है कि हम वहां से व्यापार दूसरे देशों से होता था, जैसे मेसोपोटामिया, बहरीन मैसोर, इन सभ्यताओं से साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा का मृतबान मिला है। ओके, आप ये बताइए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक सुव्यवस्थित एक
सिविलाइजेशन थी, तो उसका वर्तमान के किसी शहर के साथ आप कोई लिंक करना चाहें? वर्तमान का कौन सा शहर है आपको जो लगता हो कि उसी तरीके की तर्ज पे बसा हुआ हो? जैसे सर आधुनिक जो ये सेक्टर बसे होते हैं, जैसे हमारा करनाल है, आधुनिक रूप से पंचकुला है, मतलब पंचकुला चंडीगढ़, ये मतलब वो प्योर मतलब मैप के अकॉर्डिंग, और एक मतलब हर हर तरह। करनाल का वास्तुकार पता है आपको कौन था? आप ये कह रहे हो सर कि वो करनाल का नहीं पता सर। बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक रूप से बसा हुआ है, तो हाँ जी। आपको पता है? इस- और उसकी सर सड़कें भी क्या समकोण पे काटती हैं करनाल की भी? क्या उसमें भी सारी चीजें हड़प्पा की तरह से व्यवस्थित हैं ज्यादातर? क्योंकि करनाल में भी हाँ जी। क्या हाँ जी। मुख्य सड़क पे दरवाजे ना खुल के पीछे वाली सड़क पे दरवाजे खुलते हैं? नहीं सर। तो फिर आप किस बेस पे बोल सकते हो कि वो हड़प्पा से मतलब मेल जैसे खाते हैं? सर आधुनिक रूप से जैसे मतलब उस हिसाब से बसे हुए हैं सर। कौन सा शहर? मैं यही पूछ रहा हूँ सर ना। जैसे चंडीगढ़ है सर। ओके। हाँ जी। चंडीगढ़ का वास्तुकार पता है आपको कौन था? सर ली कार्बूर जी है। ओके, चंडीगढ़ के बारे में आपको कुछ और पता हो? सर जैसे वहाँ पर रोक गार्डन है, रोज गार्डन है, सुखना लेक है सर, और सुखना हाई लेक का कोर्ट है वास्तुकार सर पता है आपको? क्या सर? सुखना लेक। सुखना लेक नहीं सर। लेक के वास्तुकार कौन है? क्या सर? लेक के वास्तुकार कौन है? सुखना लेक नहीं पता सर उसका। आप चोल जो अभिलेखों में भूमि के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, तो हाँ वेलन जी। वगाई एक भूमि का उन्होंने प्रकार बताया है, और हाँ ब्रह्मदेव जी। बताया है, शाला भोग बताया है, हाँ जी। देवदान बताया है। तो आप ये बताओ वेलन वगाई के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब क्या है वेलन वगाई? सर याद नहीं आ रहा अभी इस बारे में। ओके। चीन में जो तांग राजवंश था उसके बारे में हाँ जी। आपको क्या जानते हैं चीन के तांग वंश के बारे में? और उन्होंने कुछ ऐसी कोई चीजें इंपॉर्टेंट चीज शुरू की हो जो आपको कोई ध्यान हो, उन्होंने कुछ बदलाव किया हो? सर तांग वंश मिंग वंश शायद ये हो। तांग वंश, चीन का जो तांग राजवंश था, सर 300 लगभग सालों तक रहा था, 7वीं से लगभग 10वीं शताब्दी तक। सर नहीं पढ़ा इसके बारे में सर। इक्ता के बारे में आप क्या समझते हैं? इक्ता? इतना सर मतलब एक मतलब भूमि का टुकड़ा है जो सामंतों को राजा ने अपने मतलब प्रशासन मतलब वो चलाने के लिए मतलब पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण ना करके उन इक्ताओं को बांट दिया अपने, और उनसे मतलब उन इक्तादारों को नियुक्त किया जिसे वो अपना उनसे राजस्व इकट्ठा कर सके। ओके। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मुख्य सुधार आप बता सकते हैं? जी सर। सर दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाई सर, और खुरासान में कराची अभियान सर, ये इनके 5 प्रयोग थे सर। मुगल जो शासक थे उनको क्रम में जता सकते हैं? जी सर, जी। बाबर, हुमायूं, अकबर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और सर उसके बाद फिर उत्तर मुगल सम्राट है सर। ओके। तो आप शाहजहां के बारे में आप क्या जानते हैं? शाहजहां का सर, शाहजहां एक मतलब उसको स्थापत्य युग का निर्माता कहा जाता है सर। ए, और कुछ शाहजहां ने कुछ बनवाया हो या कुछ और सुधार किए हाँ हो? सर, जैसे सर ताजमहल, ओके। ताजमहल और जामा मस्जिद, ओके। और दीवाने आम, दीवाने खास सर, ज- और सर ये क्या लाल एक बात किला। बताओ, हाँ मुगल जी। साम्राज्य के समय मेहरुनिसा और क्या नूरजहां अलग अलग थी या एक ही नाम थे? सर मेहरुनिसा एक ही थे सर। और नूरजहां? हाँ जी, मेहरुन्निसा उनका नाम था, नूरजहां जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया सर नाम। ओके। तो आपको कुछ और आइडिया है कुछ?
जी सर। मेहरुनिसा के बारे में और कुछ पता है आपको? सर उनका वो मुझे एक बात बताओ, हाँ बालू जी, जो कैथल में है, इसमें हाँ जी। हड़प्पाकालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं, बता सकते हैं क्या-क्या मिले हैं? सर नहीं सर। हरियाणा में एक हरिबंगा नामक स्थल है, आप बता सकते हैं हरिबंगा कौन-सा वो स्थल है, किस जिले में है? जैसे कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा के हाँ एक जी। जिले में हरिबंगा है, और जो कुछ दिन पहले चर्चाओं में रहा है। नहीं सर, ये नहीं सुना सर हरीश। ओके। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुआ? सर अम्बाला से शुरू हुई सर। ये कहते हैं कि मतलब 9 मई को शुरू हुई यहाँ पर सर। जो मेरठ से पहले 9-10 घंटे पहले अम्बाला से शुरू हुई थी सर। और खत्म कहाँ हुई? आपको कुछ खत्म इन्फॉर्मेशन? सर, नहीं आइडिया नहीं सर इसका। ओके। मुझे एक बात बताओ, जो अपने हड़प्पाकालीन स्थल हैं, हाँ वो जी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, वो कौन-कौन से हैं और किस-किस नदी के किनारे हैं? सर उत्तर में है सर मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, दक्षिण में है दाइमाबाद और वो परवर गोदावरी की सहायक नदी परवरन नदी पर, और पूर्व में है हिंडन नदी पर है सर। मेरठ की हिंडन नदी पर है सर। मेरठ? हाँ जी। ओके। मेरठ है, और इधर इस पश्चिम साइड में है सर सुतकांगेड और दासक नदी पर सर। ओके। क्या आपने ये क्रम बिल्कुल सही बताया? जी सर। ओके। एक बात बताओ, आपने महाजनपदों के बारे में सुना होगा, जी सर। तो आप बता सकते हो कुछ राजस्थान के कुछ हिस्से में कौन सा महाजनपद रहा है? राजस्थान के इसी में सर राजस्थान के हिस्से में कौन सा महाजनपद रहा है? हाँ जी वो है सर। सर याद सा नहीं आ रहा अभी माइंड में। ठीक है राजेंद्र जी, एक ओके। बात बताइए। हाँ जी सर। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक बिल लेके आए थे, ठीक है, जी अंग्रेज, सर। हाँ जी। जिसके जी थ्रू सर। क्या हुआ था कि शासन जो है वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर में चला गया था, ठीक है, जी सर। ये बात आप हाँ जानते होंगे। जी सर। तो क्या अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तब भी ऐसा होने वाला था या नहीं होता? सर चर्चाएं मतलब चल तो रही थी, लेकिन मतलब ब्रिटिश सरकार सोच तो रही थी, क्योंकि कंपनी मतलब अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी, लेकिन इस वजह से इन्होंने मतलब 1857 आपकी में कर आवाज दिया। क्लियर नहीं आ रही राजेंद्र जी, आपकी आवाज गूंज रही है। आप कैसे, क्या माइक का हाँ जी यूज सर। कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? तो या नहीं तो सर, आप एक माइक बार तो अपना हाँ जी सर, अब आ रही है ईयरफोन्स सर हटा आवाज। दीजिए, आप बिना ईयरफोन्स के आप बात कर लीजिए। सर ये फोन नहीं यूज कर रहा हूँ। हाँ जी। हम्म। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो भी क्या जो शासन था वो कंपनी से पूरा वहां पे महारानी को दे दिया जाना था या नहीं जाता? हाँ जी सर। मतलब सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, और मतलब वो उनको हटाना ही चाहती थी, और इस क्रांति के बाद उन्होंने मतलब सरकार ने ऐसा कर दिया सर। नहीं, अगर ये क्रांति नहीं होती तो क्या ऐसा नहीं करती सरकार? सर वो फिर अगले उसमें करती सर, अगले जैसे मतलब वो 1861 में या। अच्छा, तो आप कह रहे हो उसमें पक्का कर देती? जी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मतलब अधिकारों का दुरुपयोग करने लगी थी, वो यहाँ पर जैसे मतलब कि एग्जाम्पल बताइए। मतलब जैसे सर शोषण करने लगी थी यहाँ पर, जैसे कृषि क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में।
तो आप ये कह रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शोषण कर रही थी, तो जब डायरेक्ट वहां के महारानी का शासन हुआ तो क्या फिर कृषि में कुछ सुधार आया था? नहीं सर। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो शोषण करते थे और फिर बाद में शोषण नहीं हुआ, या फिर वो उन्होंने सिर्फ इसी आधार पर राज जो है वो बदल दिया कि नहीं अब कंपनी नहीं अब महारानी का राज होगा? राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा राम मोहन राय सर एक समाज सुधारक, पुनर्जागरण के अग्रदूत, महिलाओं के सुधार में महिलाओं के सुधार में उनका क्या योगदान रहा है? सर 1829 में उन्होंने सती प्रथा के अंत में अहम भूमिका निभाई सर। ओके, फिर कैसे अंत हुआ सती प्रथा का? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा उन्होंने अपनी बात को रखी सर, और उनके सहयोग से सती प्रथा का अंत करवाया सर। कैसे किया गया, मतलब सती प्रथा क्या किसने, उन्होंने राजा राम मोहन राय ने बोल दिया सती प्रथा खत्म, या फिर कुछ कानून आया था उसके बारे में? सर कानून बनाया था सर उन्होंने, मतलब ब्रिटिश सरकार भी और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इसको खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इस प्रथा को देखा कि एक औरत को, मतलब एक 12 साल की लड़की को, मतलब उसके अपने पति की मृत्यु के बाद शांति निकेतन के बारे में आपने सुना है? शांति निकेतन, हाँ जी सर। क्या है ये? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना करी थी सर। अच्छा, तो अभी करंट में इसके बारे में कुछ जिक्र चला, तो उसके बारे में आपको मालूम है कि अभी फिलहाल ये न्यूज में था, क्यों था? नहीं सर। आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सुना है? जी सर। उसमें इसको शामिल किया गया है क्या? शांति निकेतन को सर पढ़ा नहीं है अभी, इसके देख करंट की नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, पढ़ लेना थोड़ा। हाँ जी थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और, जी सर। हम्पी नगर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या सर? हम्पी सर कर्नाटक का एक शहर था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी सर, और ये उसके विश्व विरासत उस स्थल में भी है सर ये शामिल। पंपा देवी के नाम से इसका नाम हम्पी पड़ा है सर। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर। विकास सर चलो। जी सर, जी सर। जानवी जी सर। सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। अपने बारे में बताइए थोड़ा, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं बताएंगे, और बताइए। जी सर। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हरियाणा से ही, एमडी यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल मैं पीजीटी का एग्जाम मैंने दिया है, और करंटली मैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। आप किस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं? सर कॉमर्स से हैं? ओके, आपने कब किया था पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम? सर एमकॉम मैंने 2018 में किया था। ओके, तो उसके बाद से आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो? जी सर। कितना अटेम्प्ट हो गया आपका? सर उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल का भी अटेम्प्ट दिया था, और वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, पर मुझे इतना ऐसा लगा नहीं कि मेरे को उसको ज्वाइन करना चाहिए। मेरा हमेशा से ही ड्रीम सिविल सर्विसेज का था, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट करते हुए सिविल सर्विसेज की तरफ किया। 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसके बाद मैं 2021 का नहीं दे पाई, तो इस ईयर मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप किस स्टेज तक पहुंचे थे? सर प्रीलिम्स तक ही पहुंच पाई मैं। प्रीलिम्स हो गया था, मेंस मैंने लिखा था, पर मैं मेंस देने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा नहीं होगा, तो मैंने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी। ओके, तो मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ओवरऑल काफी सारा नॉलेज रहेगा, ठीक है? जी सर। ओके ठीक है, चलिए। आपने आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स से ही है।
जी सर। ओके, गुड गुड। ठीक है, आप ये बताइए, जो हमारा जीडीपी है उसमें उसका टोटल कितना परसेंट जो है वो एजुकेशन पे खर्च होता है अभी करंटली? सर 6%, मैंने एनईपी में 6% पढ़ा था। 6% एनईपी में पड़ा था, तो मतलब अभी कितना खर्च होता है, कुछ आइडिया है आपको? का इतना मुझे आइडिया नहीं है, पर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 6% का हमने प्लान किया है कि जीडीपी का 6% हम कंट्रीब्यूट करेंगे एजुकेशन सेक्टर में। ओके, ठीक है। तो करंट में कितना है वो आपको आइडिया नहीं है? ये पीएम श्री स्कूल्स आपने सुना होगा, जी सर। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर पीएम श्री स्कूल्स ये स्कीम है, इनिशिएटिव है जिसमें 14,500 स्कूल्स को हम एडवांस लर्निंग के ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट किएंगे जिसमें इंक्लूसिव, इक्विटेबल और थोड़ा सा इंजॉयबल एनवायरनमेंट से हम बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे ही एक और स्कीम थी, पीएम श्री नहीं, उसमें भारत श्री नाम से है, पता है आपको? नहीं सर। ऐसे स्पेलिंग मुझे करेक्ट याद नहीं, भारत श्री नाम से है। जी तो नहीं सर, मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, इसी साल के बजट में इसको डिक्लेयर किया गया था। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ओके ओके ओके। मैडम आप एक बात बताइए, आप एनपीएस के बारे में जानते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम? जी सर। इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, बता सकते हैं? सर आई थिंक इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फायदे और नुकसान इसके क्या हैं, बता सकते हैं? अभी हाल ही में इतने सारे जो है स्टेट्स जो है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एनपीएस को चेंज करके ओपीएस में ले आएंगे, तो क्या वो मतलब क्यों जो लोग हैं वो ओपीएस में जाना चाहते हैं, और क्या एनपीएस से वापस ओपीएस में जाना एक अच्छा स्टेप रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? सर ओपीएस यानी वन पेंशन वन रैंक, नो इसके नो अकॉर्डिंग नो, सर ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम, दिस इज न्यू पेंशन स्कीम, that is अलग, that is separate. One pension, one rank, one pension is separate. That is OROP. Okay, this is old pension scheme. मतलब न्यू आप बोल रहे हो कि अभी नया आया है, तो पुराने लोग पुराने पे क्यों जाना चाहते हैं, इसी में क्यों नहीं रहना चाहते, इसमें क्या नुकसान है ऐसा? ओके सर, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का आप पूछ रहे हैं? यस। सर न्यू पेंशन स्कीम जो है वो डिफाइंड जो कंट्रीब्यूशन बेसिस होगा उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। इसके अंदर क्या दो होता है टायर डिफाइंड होंगे, कंट्रीब्यूशन? टायर 1 एंड टायर 2 होंगे। और टायर 1 जो होगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से जो प्री डिटरमाइन एक रेट डिसाइड कर दी जाएगी। और जो टायर 1 जो होगा वो सभी गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी होगा। क्या होता है टायर 1? सर इतना सर टायर 1 जो है, आई एम सॉरी सर। ओके, मैडम आप एक चीज बता सकते हैं, जैसे जहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहाँ सेक्स रेशो ज्यादा होगा, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? जी सर, लिटरेसी रेट भी डिपेंड करता है क्योंकि लिटरेसी रेट की वजह से एक बात पब्लिक बताओ, अवेयर। जी गुड़गांव का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और सेक्स रेशो कम है, और नूह का लिटरेसी रेट बहुत कम है और सेक्स रेशो ज्यादा है, इसका आपने एग्री किया है, तो ये क्या रीजन है, क्यों सर, कम आप ज्यादा है? ऐसा कह रहे हैं कि नूह का लिटरेसी रेट कम है और सेक्स रेशियो ज्यादा है? जी। यस। सर ये बात बिल्कुल सही है कि लिटरेसी रेट अगर ज्यादा है तो पब्लिक अवेयर रहेगी, तो सेक्स रेशियो भी
तो आप ये इक्वल बताओ यार, रहेगा। ये अपवाद क्यों है? ये जो एक्सेप्शन आ रहा है कि जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है और सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैडम आप ये बता सकते हो हरियाणा का राजकीय पेड़ क्या है? सर राजकीय पेड़ यानी कि स्टेट नेशनल ट्री। नॉट स्टेट नेशनल, ट्री। स्टेट ट्री। ओके, स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। यस। जी। सर स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा है सर पीपल। पीपल यस सर। ओके, हरियाणा का वित्त मंत्री? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सर सीएम ही होल्ड कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर सर। मैडम आप डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या समझते हो? डेमोग्राफिक डिविडेंड सर। यस। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड एक इकोनॉमिक वो सर जैसे कि एक एरिया में पॉपुलेशन एज का जो स्ट्रक्चर होता है, कितने यंग पीपल है, कितने अडल्ट है और कितने ओल्ड पीपल रहते हैं, तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना यंग ओल्ड, इसमें उसको जी सर, डेमोग्राफिक यंग ओल्ड, डिविडेंड। वर्किंग एज, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ओके ओके। सो इंडिया में अभी ये कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है? यंग ज्यादा है या फिर ओल्ड ज्यादा है, या फिर मतलब एक तो आप इसका डेफिनेशन दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है? सर शायद वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है नॉन वर्किंग से। नॉन वर्किंग कौन सा होता है? नॉन वर्किंग सर जो काम नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, मान लो एक 29 ईयर्स का ग्रेजुएट लड़का है और वो काम नहीं कर रहा, तो वो नॉन वर्किंग में आएगा? सर कितनी एज का? 29 ईयर्स। 29 एज। सर आई एम सॉरी। ओके ओके, ठीक है। अभी मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है? ये दुबई है। यहाँ पे कोई मिस्टर एक्स एक आदमी है, वो इधर चला गया, ठीक है? वो साल का 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है? वो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है और कमा के वो इधर इंडिया में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे रहा है। 4 करोड़ रुपए वो वहीं पे यूज कर रहा है। तो इंडिया की जीडीपी में हम 10 करोड़ रुपए इंक्लूड करेंगे या 6 करोड़ रुपए इंक्लूड करेंगे? सर 6 करोड़। पक्का? सर जीडीपी में तो जो डोमेस्टिक जो इंडिया की जो बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, हम उसी को काउंट करेंगे। ओके, तो जो हमारे इंडिया के जो पर्सन बाहर जाके कमा के ला रहे हैं, उनको कहाँ काउंट करेंगे फिर? सर उसको जीएनपी में काउंट करेंगे। जीएनपी में काउंट करेंगे। तो जीएनपी में हम कितना इंक्लूड करेंगे? 6 करोड़ या 10 करोड़? सर 10 करोड़ करेंगे। 10 करोड़ करेंगे। जी सर। ठीक है। एक किसान है, उसने अपने खेत में जो है 10 बोरे गेहूं उसमें उपज हुई है, 4 बोरे उसने खुद यूज कर लिया। तो इंडिया की जीडीपी में हम 10 बोरे यूज करेंगे, गिनेंगे, या सिर्फ 6 बोरे गिनेंगे? सर 10 बोरे। ठीक है। अब इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या डिफरेंस है? सर इनकम टैक्स और जीएसटी में? सर जीएसटी भी
जीएसटी सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और ओके इनकम टैक्स जो पर्सन की इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है सर। किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके ओके ठीक है। तो मतलब आप एक कैटेगराइजेशन करते हो, ये डायरेक्ट टैक्स बोलते हो और ये इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? सर जीएसटी को हम डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। इनकम सर पर्सन को ही पे करना है। जैसे मेरी अगर इनकम 10 लाख है तो वो मुझे ही पे करना है, मैं उसको किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए ओके हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके तो जीएसटी भी, मान लो मैं एक बिस्किट का पैकेट खरीदता हूँ तो उस पे भी मैं जीएसटी पे करता हूँ? जी सर, पे तो आप ही करेंगे, लेकिन जैसे प्रोडक्शन किसी ने किया है और वो आप तक पहुंचते पहुंचते मिडिल मैन्स काफी आ गए हैं बीच में, हम्म। तो इस वजह से सर वो इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड किया जाता है। नहीं मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में, तो फिर सर इसका मतलब सर जैसे कि पे प्रोडक्शन किसी कंपनी ने किया है। हम्म नहीं तो टैक्स तो हम भर रहे हैं ना, जीएसटी। यहाँ पर हम सर इनकम टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी भर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो गया वो टैक्स। तो मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरर पे नहीं कर रहा, कंज्यूमर पे कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। ओके ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा देखिए और थोड़ा एलाबोरेटली देखना आपको जरूरत है। ठीक है सर। अशोक सर। मैडम आप एक बात बताओ, जब जीडीपी जब बड़ा हो जाए, सॉरी जीएनपी बड़ा हो जाए जीडीपी से, तब उस कंट्री को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? सर जीएनपी बड़ा हो जाए? हाँ, जीडीपी से। चलो आप ये बताओ जीएनपी क्या होता है? सर अगर जीएनपी जीडीपी से बड़ा है तो जो हमारे कंट्री ने इनकम अर्न किया है फॉरेन कंट्री से, वो हमारा ज्यादा है। ओके। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कंट्री में इनफ्लो है, नेट इनफ्लो है, वो ज्यादा है अगर हमारा जीएनपी ग्रेटर है जीडीपी से। ठीक है, चलो सर आगे। चलो मैं पूछ लेता हूँ, हिस्ट्री से और कौन है? हिस्ट्री से। एक मिनट सर, जानवी मैडम जी सर। कुछ और पूछना चाहते थे आपसे। एज ए पीजीटी टीचर आप अपने स्कूल में क्या सुधार करना चाहेंगे? सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। ओके आई एम सॉरी, अभी क्लियर है? जी सर। एज ए पीजीटी टीचर आप स्कूल में भी एज ए पीजीटी टीचर जा रहे हो, बहुत सीनियर आप वहाँ पे रहोगे, तो वहाँ जी पर आप उस स्कूल में क्या कुछ डेवलप करना चाहोगे आप अपने अकॉर्डिंग? क्योंकि देखो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत काफी लोगों से बहुत अलग रहेगी। तो हो सकता है आपको उस माहौल में एडजस्ट करने में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मतलब आप क्या शिक्षा में, एजुकेशन में आप क्या कुछ अलग करना चाहोगे वहाँ पे, आप कुछ बताएंगे? सर एजुकेशन में सर मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चे सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट या मार्क्स को अच्छा अच्छा मार्क्स लाने के पर्पस से ही पढ़ते हैं। बच्चों को ये करेक्ट। नहीं पता चलता है कि मेरे को इस चीज़ का, जैसे हम यूपीएससी लेवल की अगर तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की भी हम तैयारी करते हैं, तो हमें वापस से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो अगर उन बच्चों को उन्हीं के स्कूल टाइम पे ही अगर इस चीज़ का नॉलेज करा दिया जाए कि ये तुम्हारी चीज़ें आगे भी काम आने वाली हैं, तो सिर्फ ये तुम्हें एक अच्छे मार्क्स लाने की पर्पस से तुम इन्हें मत पढ़ो। तो अगर उनको इन चीज़ का अवेयर करा दिया जाए,
मैं अपने टाइम पे भी इस चीज़ को फ़ील करती थी कि अगर मुझे उस टाइम पे पता होता स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज जैसी कोई चीज़ होती है, तो शायद मुझे आज एनसीईआरटी को वापस से मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ सीधा फ़ोकस कर पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ़ मार्क्स या टॉपर बनने की होड़ ना लेकर उनको चीज़ों को और एक अच्छी तरीके से कि भई ये हमारे करियर में भी हेल्प करेंगे। इस वे में अगर उन्हें पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो एनसीईआरटी की पढ़ाई यूपीएससी या पीसीएस के अलावा और कहाँ हेल्प कर सकती है? सर मेरा मानना है कि जैसे कि हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आज के टाइम में भी अगर कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हिस्ट्री में भी ऐसे मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं थी, फिर भी लोगों ने इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया है, जैसे कि हड़प्पन ठीक सिविलाइजेशन है, में है। वो चीज ठीक है, लेकिन उसके कैरियर में, एक आदमी के कैरियर में वो चीज कहाँ काम आएगी? मान एनसीईआरटी लो यूपीएससी या पीसीएस का तैयारी ना करना चाहे, तो क्या उसको फिर भी उसको ये चीजें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, फिर तो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही मतलब जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है, फिर मतलब तो आप ये उसको बोल रहे हो एनसीईआरटी का कि अच्छे से पढ़ने का एक ही यूज होगा कि आगे जाके यूपीएससी या पीसीएस का तैयारी करो, अदरवाइज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट पास हो जाओ। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। तो बुक्स ठीक तो है, इसके सर बारे में मतलब आप सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है अशोक सर? जी सर, थैंक यू सर। बस ओके अशोक सर, बस एक कैंडिडेट और लेंगे, काफी टाइम हो गया है, फिर बाकी नेक्स्ट हाँ जी सेशन में सर। देख लेंगे। हाँ, कोई भी एक कैंडिडेट आप चुन लीजिए। हिस्ट्री से कौन है? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नंबर नहीं आया हो जिसका हिस्ट्री से हो। सर मैं हिस्ट्री से हूँ सर, कमलेश जी। ओके कमलेश। हाँ जी सर। मैडम आप ये बताइए, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार बोला जाता है सूरत को, क्यों? हेलो सर। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार बोला जाता है, क्यों? आवाज आ सर रही है? जैसे हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अभी आई। जी बताइए। सर जैसे शुरुआत से मतलब कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी मतलब व्यापार करने के लिए, तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, तो वहाँ से व्यापारिक कामकाज चलता रहा। अच्छा, बस इतना ही हाँ जी। जानते हो? हाँ जी सर। पित्रादुरा के बारे में क्या जानते हो? सर ये एक मतलब कि पत्र पर एक नक्काशी की जाती है, जैसे मतलब कि मनके और धातु के मिश्रण से एक मतलब फूल पत्ती का आकार के अनुसार उनके रंगीन पत्थरों के अंदर मैटर डाला जाता है। ओके। हाँ जी। हुंडी शब्द सुना है? हेलो सर। जी सर। हुंडी शब्द के बारे में क्या जानते हो? भारतीय इतिहास में सर कई ये बार प्रयोग हुआ। मुगल काल के दौरान जैसे एक संचार प्रणाली थी। ओके। हाँ जी। हरिबंगा के बारे में आप क्या सुना हुआ आपने? हरिबंगा। सर जैसे राजस्थान में कालीबंगा, जो काली चूड़ियां के अवशेष मिले थे, हड़प्पा कालीन अवशेष थे, जो वो ऐसे ही मतलब हरे रंग की चूड़ियों के अवशेष पाए गए, उसके नाम पर उसका हरिबंगा नाम पड़ा। किस जिले में? सर एग्जैक्ट नहीं पता, शायद फतेहाबाद। ओके, फतेहाबाद में आपको कोई और हड़प्पाकालीन स्थलों के नाम पता है? सर एक कुनाल और सर यही ध्यान आ रहा है, और एक बस।
है सर, लेकिन अब याद नहीं आ रही। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में जानते हो कुछ? तंजावुर हाँ का जी सर, चोलकालीन मंदिर है सर। ये क्या जानते हो? एक मतलब के द्रविड़ शैली में बना हुआ सर। ओके। और राजराजेश्वर राजा ने बनवाया था, चोलकालीन शासक, मतलब के 10वीं ये तो 11वीं मैंने शताब्दी के बताई दी। दौरान। और कुछ इसके एक अलावा? मतलब के ये व्यू सुलह सॉरी है सर। कुल की नीति। सुलह है कुल की नीति के बारे में क्या जानते हो? सर ये एक धार्मिक नीति थी अकबर के समय। ओके। हाँ जी, जो अलग अलग धर्मों के लोगों से मतलब के जो आपस में संपर्क करवाया, तो उसके नाम पर अलग धर्म चलाया था, दीन इलाही। अच्छा, बस इतना ही? हाँ जी सर, और भी है। मनसबदार और जागीरदार हाँ जी सर। विस्तार से बताओ। सर मनसबदार एक मतलब पद था अशोक के समय में। अशोक ने ये पर जलाया था। और अशोक जो ने? नहीं सर, अकबर ने। तो आप तो अशोक बोल रहे हो। सर गलती से। ओके। और एक और बोले सर, आपने दोबारा बोले। मनसबदार और जागीरदार। जागीरदारी, हाँ जी सर। जागीरदारी मतलब एक राजनैतिक व्यवस्था जो एक भूमि का क्षेत्र के ऊपर मतलब के वहां का राजस्व इकट्ठा करके जो यहाँ मतलब केंद्र में जमा करवाया जाता था। और मनसबदारी एक पद था, जो मनसबदार वो वहां से टैक्स करने का मतलब कलेक्ट करने का अधिकार तो था, लेकिन मतलब वो राजा द्वारा उसको आवंटित किया जाता था मनसबदारों को। ओके। आप ये बताओ, महाजनपद भारत में कितने थे और राजस्थान के अंदर कौन सा महाजनपद था? 16 महाजनपद थे सर। राजस्थान में कौन सा था? राजस्थान में सर अभी ध्यान नहीं आ रहा दिमाग में। ओके। आप ये बताओ कि अशोक मौर्य ने 3 भाषाओं का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों पे और हाँ शिलालेखों जी, पे। हाँ जी, तो आप बता हाँ जी। सकते हो 3 कौन सी भाषाएं हैं प्रयोग की? ब्रह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक लिपि थी सर। हाँ। कहाँ कौन सी यूज हुई है? सर ब्रह्मी और खरोष्टी तो ज्यादातर इसके अभिलेख जो अपने मतलब इंडिया में पाए गए, जो अरेमाइक लिपि के अभिलेख पाए गए जो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए गए। ठीक है। चीन में तांग राजवंश के बारे में जानते हो? हाँ जी सर, पढ़ा तो है लेकिन अब डिटेल नहीं है। फादर ऑफ चाइना कौन है? डॉक्टर sun yat-sen है सर। ओके। और कुछ उनके बारे में पता हो आपको? सर वो मतलब कोमिंतांग की स्थापना की थी सर उसने। और चोल अभिलेखों राष्ट्रवाद में के। भूमि। ओके। हाँ जी सर। चोल अभिलेखों में भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं। उसमें एक भूमि का प्रकार था पल्ली चंदम। तो बता सकते हो वो भूमि का प्रकार क्या था? पल्ली चंदम पल्ली क्या था? चंदन सर, नहीं सर ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है। आप मुझे ये बताओ, राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल आजकल बताया जा रहा है। तो हाँ जी राखी सर। गढ़ी के बारे में आपको कुछ, राखी गढ़ी कुछ विशेषताएं, खोज किसने की थी और वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, बता सकते हो विस्तार से थोड़ा? सर राखी गढ़ी की खोज मतलब अमरेंद्र नाथ द्वारा, जो अभी भी इसके मतलब साक्ष्य हड़प्पा कालीन साक्ष्य बहुत सारे पाए गए हैं और अभी भी इसकी खोज जारी है। जैसे अभी कौन से साक्ष्य मिले हैं?
कब एक की थी खोज? युगल समाधि का अवशेष मिला गया सर, सोने के अवशेष भी मिले हैं सर, और फैक्ट्री निर्माण भी मिला है सर, और हाल ही में अखबारों में एक चर्चा में रहा है, हरियाणा का एक हड़प्पा कालीन स्थल बताया गया है, जिसको हड़प्पा काल का औद्योगिक नगर का एक दर्जा दिया गया है। तो बता सकते हो वो कौन सा शहर है और कहाँ मिला है, किस जिले में है? हाल ही में चर्चाओं में रहा है। सर यही राखी गढ़ी है सर। राखी गढ़ी, ठीक ठीक है, हाँ जी सर। 2 ठीक घंटे है। हो आप गए, काफी टाइम हो गया है। एक बात बताओ आप, अजंता एलोरा में जो चित्रकारी की गई है वो किस तरीके की चित्रकारी है, कौन सी विधि से की गई है? अजंता एलोरा में सर ये मतलब एक पत्थर पर चित्रकारी की गई सर। कौन सी है वो, जो कौन सा टाइप है वो? फ्रेंचको विधि के बारे में आपने कुछ सुना है? वो किस तरीके की चित्रकारी होती थी, फ्रेंचको विधि? क्या सर? फ्रेंचको, को दोबारा बोल सर। फ्रेंचको विधि, फ्रेस्को नहीं सर। आपको नहीं चलो मालूम? ठीक है, ठीक है, तो चलो सर सेशन को क्विट करते हैं। और हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, अगर वो इजाजत दो तो आपको बता दूं, अभी बता दूं, या ये कहो कि मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूं, तो आप मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ, बाद में शेयर कर देंगे। देखो मतलब मेन चीज वही है सर, आज सबने नोटिस किया होगा। अब जैसे कि एक मैडम पीजीटी टीचर, जेबीटी टीचर थी, तो हमने जो उनसे सवाल पूछे वो नॉर्मली उनके कैरियर से रिलेटेड है। तो जो आप लोगों को ये सलाह दे रहे हैं ना कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, वो थोड़ी सी उस सलाह पर कम ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब मास्टर हैं जो आपको ऐसी सलाहें देते रहेंगे। देखो अगर आप किसी फील्ड में अभी काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। आप अगर टीचर हो तो आपसे उसी टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहीं इंजीनियर हो तो उस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो अभी तो आपके क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। तो सर अभी सारे साथी जुड़े हुए, एक बार मैं 5 ही मिनट में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल चलो। कमलेश मैडम थी, जुड़ी हुई थी अभी। कमलेश मैम, कमलेश मैम कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही। हेलो कमलेश मैम, हाँ जी। मैम आप है ना मतलब शब्द बार बार बोलते हो, यस इन सर। शब्दों को पे लगाम लगाओ। ठीक है सर। विकास सर ने भी नोटिस किया होगा ये बात। प्रॉब्लम क्या सर? विकास, हर बात में मतलब ये थोड़ा सा हाँ इसका कम। ठीक है। और आपको क्वेश्चन ओके नहीं सर। आता है और आप उसका गलत उत्तर बताते हो, ये भी, इस पे भी लगाम करो। अगर आपको पता नहीं है सॉरी बोल के निकलो। और जानवी मैम ओके थी, सर। ठीक है। पहली बात तो उन्होंने यूपीएससी वगैरह बताना नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है। गलत बताते हैं और क्वेश्चन नहीं आता, तब भी बहस में शामिल होते हैं। मतलब प्रश्न आता नहीं है और बहस में शामिल हो जाते हैं, बार बार चीज को रिपीट करवाते हैं बीच बीच में बोल के। और नाम नहीं बताया पहली बार में, उन्होंने वित्त मंत्री पूछा था मैंने, उन्होंने बोला कि सीएम है। तो आप सीधा ही माननीय लगाओ या श्री लगा के बात करो सीधा, ठीक है। बार बार सर शब्द बोलते हो, ठीक है। और ठीक है पर्सन सर। एक बार में ध्यान से नहीं सुनते हो, तो ये पर्सन भी ध्यान से सुना करो थोड़ा सा, क्योंकि अपनी लिसनिंग स्किल है ना इतनी बना लो, एक ही बार में पकड़ने की कोशिश करो। नेटवर्क वगैरह थोड़ा ठीक रखा करो। राजेंद्र सर, सर जी सर। सर आप बार बार ऐसे शब्द बोलते हो, इन पर लगाम लगाओ, ठीक है। और जी आप सर। भी मतलब शब्द बार बार बोलते हो, प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से। आप है जी ना सर। सर, आप मन मन में कर लो, तो आप वो वर्ड बाहर नहीं आने चाहिए। आपको भी ये चीजें थोड़ा सा ध्यान होंगी, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। जी सर। आप है ना बोलो ना, प्रश्न आपको आता नहीं है वैसे सोचने के लिए आप उस वर्ड को बाहर मत आने दो। आप थोड़ी पहले सुनो और फिर है ना 2 से 3 सेकंड ले लो आप पर्सन खत्म होने के बाद। तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो सोचने की आपकी जो समय है उसमें थोड़ा सा और मिल जाएगा आपको, 1-2 सेकंड का, ठीक है। जी सर। सॉरी सर इसके बारे में मुझे, ओके ठीक है। मतलब शब्द बार बार मत बोला करो, ठीक है। जी राधिका सर। मैम, जी राधिका मैम, यस सर। मैम आप है ना मना करो तो रेस्पेक्ट के साथ मना किया करो। कोई पर्सन नहीं आता आपको, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ,
सॉरी सर, इसके बारे में मुझे मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके आप सर, सीधा ही नहीं ऐसे करते हो, ठीक है। ओके सर। अभी आओ सपना मैम, सपना सपना मैम, हाँ जी, हाँ जी। वर्ड जी सर। रिपीटेशन करवाते हो बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पूछते हो हर बार दोबारा रिपीट करवाते हो, नहीं सर शब्द आप हमेशा शुरुआत करते हो, तो आप नेगेटिविटी की तरफ झुक रहे हो। नहीं सर से वर्ड आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। गलत बताते हो और क्लियर बोला करो, और जो जितना पर्सन पूछा जाए उतना सटीक बोला करो, उससे ज्यादा एक शब्द भी मत बोलने की कोशिश करा करो। एग्जाम जो आपका इंटरव्यूअर बैठा है उसको आगे शब्द निकालने के लिए मौका दिया करो, किसी भी तरीके का। जितना पूछा जाए ना, भाई मुगल धर्म से पूछा जाए तो मुगल धर्म के बारे में सटीक बताया करो, बिल्कुल कम भी नहीं बताना, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं बताना, बिल्कुल 2 लाइनें बताई रुक जाओ, उसके बाद में अगले को बोलने मौका दो। आप सारा कुछ लपेटने की कोशिश कर रहे हो कि सारा कुछ लपेट दूं, तो इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। और क्वेश्चन बार बार रिपीट मत करवाया करो, सॉरी सर वो बताना, तो ये चीजें ना बाद में भी ये आदतें खराब हो जाएंगी। एक ही बार अच्छे तरीके से सुना करो। और अभी एक मैडम ने भी दोबारा रिपीट करवाया था, जो कमलेश मैम थी या जहाँ, उन्होंने बार बार पूछ रहे थे ना कि इसको 2 बार, तो ये चीज है ना दिमाग में रखो, मन सब पूछ रहे हैं, जागीरदार पूछ रहे क्या पूछ रहे हैं, तो एक ही बार अच्छे तरीके से सुना करो और दिमाग में कैप्चर करा करो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी विकास सर भी बता देंगे, विकास सर ने भी नोट किया है, और बाद में डाल भी देंगे हम इसको पेज को भी, ठीक है सर। मेरी तरफ से हो गया सर। हाँ जी सर, बस वही है, देखो मेन जिस्ट जो है हेलो सर। सर भी बता रहे हैं जी कि भाई एक तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, जब तक सामने वाला क्वेश्चन खत्म नहीं करता उससे पहले शुरू मत कर देना जवाब। आप पहले ध्यान से सुनो कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। और जैसे सर भी बोल रहे हैं कि आप कोशिश करो कि सामने वाले से आप क्वेश्चन रिपीट ना कर पाओ। अगर बहुत ही बिल्कुल ही उसकी आवाज धीमी है या लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, और फिर आप पोलाइटली आप बोल सकते हो कि पार्डन सर, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। वो बहुत पोलाइटली आपको पूछना है, थोड़ा सा लाउड भी बोला करो। बिल्कुल। और दूसरा और क्या है कि उतना ही बताओ जितना पूछा गया है, ज्यादा जी उसको स्पिल मत करो, क्योंकि फिर उसमें से ही क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे और फिर आप वहीं फंस के रह जाओगे, ठीक है। और सर तो एक चीज और है ना सर, अगर ये जैसे एक चेयर डालें और सामने टेबल लगाएं सर, और मोबाइल जैसे को उस पे टेबल पे रख दें और अपनी गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, बेशक वीडियो को ऑन ना करें, आवाज सुनते रहे, बोले भी ना तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के बोले। जी सर, वो इनका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हाँ, जरूर वो चीज शुरू करेंगे हम उसमें। फिर वो चीजें अगर ये भी इस चाहेंगे तरीके तो से, कैमरा भी ऑन ताकि करवा आप है के ना, इनका हाँ, फेस एक्सप्रेशन भी दिखेगा। बोलने की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जी सर, तो ठीक है। और दूसरा वही है कि देखो जितना पूछा है उतना बताओ, उससे ज्यादा बताने की कोशिश करोगे तो फिर आप वहीं फंस जाओगे। और बता के एक बार थोड़ा पोज लो, ताकि सामने वाला, आपको पता तो चलना चाहिए कि सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी ये बात मैंने बोली थी कि आप ये पता किए बिना कि सामने वाला सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, आप जस्ट बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो। आपको अपनी नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है, वहां जो पूछा जा रहा है वो बता के बस आगे बढ़ो, उसका अगले सवाल और का सर इंतजार करो। एक चीज और है, जितने साथी जुड़ रहे हैं वो जो समय दिया जाता है उस समय पे पक्का पहुंचा करें। अभी इसमें जी कितने लोग हैं बिल्कुल भी 21 लोग। समय पे नहीं आए, और समय के पाबंद बन जाओ। जी जितने साथी हैं ठीक है। सर, कितने लोग जुड़े हैं? हेलो सर। 185 मेंबर है सर इंटरव्यू इसमें, नॉर्मली 20-22 लोग ही जुड़े हैं हमारे 20-22 साथ। लोग हैं सर, और पिछले वाले इंटरव्यू में 20-22 लोग थे, और कुछ लोग बहाना करके भाग गए, उनको पता चला कि क्वेश्चनों का लेवल ऊंचा उठ गया है, जी भाग गए सर ठीक है। डर के। यहाँ से भाग जाएंगे, इंटरव्यू में थोड़ा ना भागने का मौका मिलेगा सर। बाकी सारे देखिए, साथी है ना, एक चीज बताना, हम भी आपके दोस्त ही हैं किस्म से, बाकी सारे साथी एक चीज बताना, आपने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं अभी हाल में जो रिजल्ट आ रहे हैं, कितने कितने नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू में? इसका मेन मुख्य कारण यही है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करना। और यहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप लोगों को, आप सामने आइए, सवाल बताइए, फिर आपकी झिझक निकलेगी, आप हाँ को ये पता लगेगा कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो। जैसे कि ये काफी लोग थे जो मतलब बीच में, मतलब हम्म, वही इनका तकिया कलाम हो गया है, वो उस वर्ड हम्म, को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामने वाला सर वो और कुछ सुन ही वही नहीं रहा, वही चीज सुन रहा है बस। वही तो बात है सर, जैसे उन चीजों पे ये लगाम लगाएंगे ना, तो इन खुद भी है ना, इनको एहसास होगा इस शब्द का कि ये बार जी बार बोला जा रहा था। अभी जो राजेंद्र सर भी उन्होंने भी
इस चीज का नोटिस किया होगा कि वो बार बार बोलते हैं ए शब्द को, और फिर उसका सोल्यूशन भी बताया मैंने कि 2 सेकंड ले लिया करो सर आप सोचने में, तब आपके मुंह से ए नहीं निकलेगा, आप सोच लोगे उस चीज को पहले। तो नहीं, आप सर जो प्रैक्टिस लोग करके बोल देखना रहे हैं कल ना वो इस रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा सुनना, आपको जी। खुद पता चल जाएगा कि आपकी हाँ। आप में क्या कमियां हैं। आप सर दोबारा सुनना, सारे साथी दोबारा सुनना, तब आपको पता चलेगा कि आपने सच में यही गलतियां की थी या नहीं की। आपने नोट भी की हुई सर? जी सर।